COP28 की जो हम सीरीज़ कवर कर रहे हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज का सारा कॉन्सेप्ट और इतिहास आपको बता रहे हैं और भारत की क्या भूमिका है, द रोल ऑफ इंडिया, उसमें हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम इस पड़ाव तक आ चुके हैं कि अब हम आपको ये बताएं कि भारत की भूमिका क्या है, भारत का स्टैंड क्या है। जब हम एक बार ये स्टैंड क्लियर कर देंगे पेरिस एग्रीमेंट को सेंटर में रखते हुए, तो हम अगले पड़ाव में जंप कर जाएंगे और जो है कि फाइनली COP28 जो दुबई में अभी हुआ, उसके आउटकम्स क्या निकले। वो आउटकम्स आप रिलेट ही तब कर सकते थे जब हम आपको इन डेवलपमेंट्स के वाया यहाँ तक लेकर के आए हैं अपने COP सीरीज़ के लेक्चर्स के वाया। ये आपको समझ आ जाएगा जब आप COP28 के आउटकम्स को पढ़ेंगे। देन यू विल रियलाइज़ कि वो आउटकम्स वर्ड टू वर्ड, इंडिया का स्टैंड, इंडिया की ऑपोजिशन, इंडिया का अमेंडमेंट करवाना उस आउटकम के कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट में, वो सब क्यों था। क्योंकि आपने ये समझा है तो आपको समझ आएगा कि वो क्यों था। चलिए इस पड़ाव में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम भारत की भूमिका को अलग अलग संदर्भों में समझेंगे, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में बेस पेरिस एग्रीमेंट में किए गए वायदे ही रहेंगे। ओके, शुरुआत करते हैं। सो हमने लिखा है COP28 UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, एंड द टॉपिक मेन इज इंडियाज एफर्ट्स। ओके, चलिए हम कुछ पहले उपलब्धियां बताएंगे कि 2015 से 2020 के बीच में भारत ने असल में किया क्या है। सही मायने में जो एग्रीमेंट है पेरिस का 2015 का, वो प्रभावी तो 2020 ऑनवर्ड ही होना है, क्योंकि तब तक तो क्योटो प्रोटोकॉल का सेकंड फेज़ काम कर रहा है, जो 2013 से 2020 वाला फेज़ है, तब तक तो वही काम करेगा। तो हम 2015 से 2020 में भारत ने क्या अचीव किया है एज अ बेंचमार्क, हम पहले उसको डिस्कस कर लें थोड़ा बहुत। सो India has achieved a reduction of 21% in the emission intensity of its GDP between 2005 and 2014, which fulfills its pre-2020 voluntary target. आप सब जानते हैं कि जब मैंने आपको ग्लासगो समिट के बारे में पढ़ाया, ग्लासगो समिट दैट इज COP26, तो भारत ने उसमें क्या कमिटमेंट, एमिशन इंटेंसिटी भारत की जीडीपी वाइज कितनी रहेगी, इकॉनमी वाइज कितनी रहेगी, क्या फिगर बताई मैंने आपको, वो बताओ यार। हमने पंचामृत पढ़ा ना, तो पंचामृत वेरी गुड, 45%। सो भारत बाय इकोनॉमी या बाय जीडीपी एमिशन इंटेंसिटी रिड्यूस करेगा 45% तक। दैट इज़ द फिगर। इसे भूलिएगा मत, दिमाग में फिट करिए, तभी तो पीछे से आने का फ़ायदा है। क्योंकि ग्लासगो समिट जो है वो 2021 की घटना है। द COP26 हम 2020 के पहले तक भारत ने क्या अचीव किया है हम आपको बता रहे हैं। इस बात को समझिए, तभी आप ग्लासगो समिट से खुद को रिलेट करेंगे, तभी आप COP28 दुबई में इस बार हुआ 2023 में, उससे खुद को रिलेट करेंगे। फिगर्स को मत भूलिए। तो भारत ने ये कहा था कि जो इकोनॉमिक इंटेंसिटी है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस की, वो हम रिड्यूस कर देंगे 45% तक बाय 2030। और किसके लेवल पर? 2005 के लेवल पर। बेस ईयर 2005 रहेगा, यही समझा हमने। लेकिन भारत पहले कैसे बढ़ा है? देखो, ग्रेजुअली बढ़ा है। हमारे जो वॉलंटरी टारगेट थे 2020 के पहले हम 21% तक आ चुके, ये हमने देखा। तभी हम आगे बढ़े हैं ग्रेजुअली, हमने कमिटमेंट्स ज़्यादा किए हैं। सो इंडिया हैज़ अचीव्ड अ रिडक्शन ऑफ 21% इन द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी। The technical term is emission intensity of its GDP or emission intensity of its economy between 2005 and 2014, which fulfills its pre-2020 voluntary target. Okay. Second one is renewable energy installed capacity has increased by 226% between 2015 and 2020 and stands more than 87 gigawatt. अब रिन्यूएबल एनर्जी का ही टारगेट आप पंचामृत के दौरान देखिए क्या लिया गया है। हमने गीगावाट्स में भी एक टारगेट लिया है, 500 गीगावाट्स बाय 2030। और हम ये कह रहे हैं कि इन 5 वर्षों के दौरान 2015 से 2020 के बीच में भारत ने 226% तक विकास करते हुए रिन्यूएबल एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में 87 गीगावाट का लक्ष्य अचीव किया है। ओके, तो क्योंकि वो शुरुआती प्रयास थे तो इतने लक्ष्य अचीव हो रहे हैं। अब तो वो एक्यूमुलेशन का रोल प्ले होगा
तो फिर तो टारगेट्स डबल ट्रिपल में अचीव होने शुरू हो जाएंगे। उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने कहा कि हम 500 गीगावाट तक जाएंगे, पर ये COP26 का वादा था हमारा, पंचामृत का। So, renewable energy installed capacity has increased by 226% between 2015 and 2020 and stands more than 87 gigawatt. Okay. 80 million LPG connections are provided in rural areas under Prime Minister या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना with clean cooking fuel and a healthy environment. तो हमें अब आगे मैं पढ़ाऊंगा भी कि भारत ये कैसे करेगा, वो कैसे करेगा। तो उसी में ये चीज़ आती है कि आप जब अपना आंसर भी लिखते हैं या जब आपको MCQs में पूछा जाता है कि योजनाएं कौन सी महत्वपूर्ण हैं, आंसर में जब आप लिखते हैं कि इंडिया अपने कमिटमेंट फुलफिल करने के लिए किस तरह के पॉलिसी प्रोग्राम चला रहा है, तो ऐसी योजनाएं मेंशन करें। जैसे उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना के तहत हम ये चाहते हैं कि क्लीन कुकिंग फ्यूल यूज़ हो, जिसके तहत हमने LPG कनेक्शंस बांटे। ओके, किन को बांटे? गरीब पिछड़ी वर्ग की महिलाओं को हमने LPG कनेक्शन देने का काम किया। इसके तहत वो जो लकड़ियों का इस्तेमाल करती थी अपने चूल्हे जलाने के लिए, कोयले का इस्तेमाल करती थी, वो सारा ख़त्म हो जाएगा और उसकी वजह से नेचुरली कार्बन एमिशन नहीं होगा, क्योंकि उसके कंपैरेटिवली काफ़ी क्लीन है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो उज्ज्वला योजना और ऐसी बहुत से प्रयास अभी, क्योंकि कई बार आपके मन में ये सवाल आता है और ये टेक्निकली क्वेश्चन भी बनता है कि भारत अपने प्लेजेस, अपने कमिटमेंट्स फुलफिल कैसे करेगा। 2-3 बातें बताइए। उन बातों में एक बात ये भी है कि हम क्लीन कुकिंग फ्यूल्स की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं। तमाम फ्यूल्स में हम क्लीन साइड की तरफ जा रहे हैं, उसमें से एक ये योजना रोल प्ले कर रही है। सो 80 मिलियन LPG कनेक्शंस आर प्रोवाइडेड इन रूरल एरियाज अंडर द PM उज्ज्वला योजना। सो दिस उज्ज्वला योजना इज डिफरेंट एंड उजाला योजना इज डिफरेंट, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज उज्ज्वला योजना। मार्कर खुले रह जाते हैं फिर खराब होते हैं, ये भी खुला ही छोड़ा होगा। हाँ, with clean cooking fuel and healthy environment. Okay, next is more than 360 million LED bulbs, light emitting diodes bulbs जिन्हें हम कहते हैं the LED bulbs. More than 360 million LED bulbs have been distributed under the Ujala scheme, which has led to an energy saving of about 47 billion units of electricity per year. तो इस तरह से हम एनर्जी एफिशिएंसी की ओर भी बढ़ रहे हैं, हम एनर्जी एफिशिएंसी की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है हमारा, हमारे टारगेट्स अचीव करने का, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रिड्यूस करने का। क्यों? हम जितनी लाइट पहले 100 वाट का या 60 वाट का बल्ब जला के करते थे, उससे कई गुना ज़्यादा लाइट हम 5 वाट की LED से कर सकते हैं। लेकिन 100 वाट का बल्ब जलाने के लिए आप कितनी यूनिट ऑफ एनर्जी बिजली फूक रहे थे, और 5 वाट का LED जलाने के लिए या 15 वाट का CFL जलाने के लिए आप कितनी एनर्जी यूज़ करेंगे? 100 वाट से तो बहुत कम। आप 100 वाट का बल्ब जला रहे थे, बब्बू मान के गाने में 100 वाट का बल्ब हर एक गली मोड़ ते जगदा, कहते वाहेगुरु कह के चक लो जे कोई शक्की लगदा। तो वही पहले आम ही बल्ब जलते थे येलो वाले, 100 वाट 60 वाट, है ना। और बाथरूम में, घरों में कहीं ने 0 वाट भी एक लगाया होता था, वो पता नहीं क्या था। तो दैट इज़ अ थिंग। हालांकि हनी सिंह के गाने में 0 वाट का भी जिक्र है। छोड़ते नहीं है लोग, सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बल्ब सब कुछ। सो 100 वाट बल्ब जो बिजली कंज्यूम कर रहा है 100 वाट के कॉन्टेक्स्ट में, 5 वाट का 5 वाट के कॉन्टेक्स्ट में 95 वाट आपने लेस कर दिया भाई। कितनी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई पहले के मुकाबले। तो जब इतनी कम इलेक्ट्रिसिटी आपने पर हाउस होल्ड उसी लाइट के लिए कम कर दी है, तो अब वही आप और दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब और दूसरे लोगों को वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको और ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स यानी कि कोल बर्न नहीं करना पड़ रहा है। उतना ही कोल बर्न करके इन इलेक्ट्रिसिटी बचा के दूसरी ज़रूरतों में लगा रहे हो आप। ये एनर्जी एफिशिएंसी हो गई। इसको इमेजिन करो कि आपके घर में 10 यूनिट बिजली रोज़ आती है, सिर्फ 10 यूनिट आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती, और वो 10 यूनिट से आप जलाते हो पूरी रात बल्ब, और कोई आप काम नहीं करते हो। लेकिन धीरे धीरे अब आपकी घर की तरक्की हुई, आप कुछ और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी ले आए। अब उसके लिए आपके पास ऑप्शन ये है कि आप जाइए और अपने घर के लिए 50 यूनिट की लिमिट सेंक्शन कराइए, तो आप 40 यूनिट ज़्यादा बिजली खपाने लगेंगे। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अगर अपनी उस बल्ब की ज़रूरत के लिए 10 यूनिट से घटा के बिजली 1 यूनिट पे ले आएँ कि 1 यूनिट उसमें लग रहे हैं, 9 यूनिट फ्री हो जाते हैं दूसरे अप्लायंसेस चलाने के लिए। मतलब 10 यूनिट के अंदर ही आप
पहले एक चीज़ जला रहे थे, अब 2 से 3 चीज़ें चला सकते हैं। मतलब आप एनर्जी को पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब एक यूनिट बिजली पहले आपके घर के जितने अप्लायंसेस को चला सकती थी, वो उससे कहीं ज़्यादा अप्लायंसेस चला रही है, क्योंकि अब वो अप्लायंसेस या अब वो बल्ब्स कम बिजली की खपत कर रहे हैं, उतनी ही ऊर्जा, उतनी ही गर्मी, हीट देने के लिए। तो एनर्जी एफिशिएंसी भी एक तरीका है और विश्व भर में हम ये कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 5 स्टार रेटिंग के साथ एयर कंडीशनिंग्स आती हैं। 5 स्टार रेटिंग्स, 4 स्टार रेटिंग्स, 3 स्टार रेटिंग्स। ये स्टार रेटिंग्स क्या है? ये रेटिंग्स BIS के द्वारा ये रेटिंग्स एलोकेट की जाती हैं। रेटिंग्स का पर्पज़ यही है कि 5 स्टार रेटिंग ऐसे कम बिजली खाएगा और आपका बिल कम आएगा। अब कूलिंग वो उतनी ही करेगा, एयर की कंडीशनिंग वो उतनी ही कर रहा है, पर कम बिजली खा करके, क्योंकि उसकी रेटिंग्स हायर होने की वजह से वो ज़्यादा एफिशिएंट है। इट इज़ मोर एफिशिएंट। हो सकता है आपके घर में पुराना 1.25 टन का AC लगा हो, और हो सकता है आपके घर में नया 1 टन का। 1 टन वाला AC 1.25 टन से भी हो सकता है कम बिजली खा रहा हो, क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। तो विश्व भर को ये कहा जा रहा है कि आप अपनी इकोनॉमी में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे एफिशिएंटली फुलफिल करने के लिए एफिशिएंट अप्लायंसेस की ओर शिफ्ट करिए, एफिशिएंट प्रोसीजर्स की ओर शिफ्ट करिए। तो एफिशिएंसी इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। उजाला योजना इसमें कंट्रीब्यूट करती है, और हम भारत भर में हमने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में CFL बांटे गए सरकारी योजना के तहत, बाद में वो ब्लैक भी हुए, पंजाब में बिके, इधर उधर बिके, तमाम योजनाओं के तहत LEDs भी बांटे गए। आपने देखा होगा कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, सड़क और पंचायतों पे तेज़ी से वो येलो हैलोजन्स चलते थे जो पहले, ऑरेंज लाइट, वो बड़े बड़े हैलोजन, वो सारे अब बदल दिए गए हैं। और आपने देखा होगा छोटे छोटे LED वाले लैंप्स अब सारी सड़कों पर लग चुके हैं, द वाइट लाइट्स। तो पूरे भारत भर में ये शिफ्ट क्यों हो रहा है? आप कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में बड़े बड़े, जैसे आप सब आते हैं तो जालंधर में आपको पता है द गैस प्लांट इज़ देयर, इंडियन ऑयल का। तो आप उसमें जा कर के देखिए, उसमें सारे ऑरेंज लाइटें बदल दी गई हैं, अब वो वाइट लाइट में कन्वर्ट हो गई है। तो धीरे धीरे आप इसको बदल रहे हैं। इस तरह से हम कम बिजली की खपत से ही उतनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं जितनी हमारी पहले ज़्यादा बिजली से हो रही थी। तो हम एनर्जी एफिशिएंट हो गए हैं। सो मोर देन 360 मिलियन LED बल्ब्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, क्या कर दिया इन्होंने एनर्जी सेविंग कर दी, और एनर्जी सेविंग हो गई उजाला स्कीम की मदद से, तो हम क्या हो गए? ज़्यादा एफिशिएंट हो गए। सो मोर देन 360 मिलियन LED बल्ब्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द उजाला स्कीम, विच हैज़ लेड टू एन एनर्जी सेविंग ऑफ अबाउट 47 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर एंड रिडक्शन ऑफ 38 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर। देखिए आंकड़ों का खेल। तो 47 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर कम कंज्यूम होने लगे, और 38 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर हमारी रिड्यूस हुई, एमिट होनी, रिडक्शन हुआ। हमने सिंपली कितना करके, हमने 360 मिलियन LED बल्ब्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए, और जो हमारे पुराने बल्ब्स हुआ करते थे हमने उनको चेंज कर दिया। ओके, दैट्स ऑल। तो ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। क्लीन फ्यूल्स की तरफ आना है, एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ आना है। मान लीजिए कि MCQ ही बना लिया गया, उसमें 4 चीज़ें लिखी ABCD, तो चारों चीज़ें आपको लिखना, ऑल आर करेक्ट, ये चारों के वाया ये हो रहा है। उसमें बताया जा सकता है कि फॉरेस्टेशन करके ये होगा, हाँ ये होगा, एफिशिएंसी अचीव करके होगा, हाँ ये होगा, उसके क्लीन फ्यूल्स की तरफ ट्रांजिशन करके और क्लीन एमिशन नॉर्म्स की तरफ ट्रांजिशन करके ये होगा, हाँ होगा। 4 स्टेटमेंट, ऑल 4 आर करेक्ट। तो भारत अपने प्लेजेस को ऐसे पूरा करेगा। इस तरह के MCQs आते हैं कॉन्सेप्चुअल, ये दिमाग में लेके चलना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंडिया हैज आल्सो ट्रांजिशन फ्रॉम भारत स्टेज 4 BS4 to Bharat Stage 6 BS6 emission norms by April 1, 2020, which was earlier to be adopted by 2024। भारत का पहले कमिटमेंट था, क्योंकि देखिए हम BS4 से सीधा BS6 पे आए, BS5 पे गए नहीं है। पहले BS6 2024 में आना था, लेकिन हमने उसका टाइमलाइन 4 साल पहले ले लिया। हमने उसको 2020 1 अप्रैल से लागू किया, और अब 2020 1 अप्रैल से जितनी भी गाड़ियां आपकी आ रही हैं BS6 है। गाड़ियों के पीछे शीशे पे लिखा होता है BS6 और एक हरा सा पत्ता बना होता है। तो हम भारत स्टेज 6 एमिशन नॉर्म्स में आ गए हैं, और गाड़ियां भी थोड़ी उससे महंगी हुई, टेक्नोलॉजी भी बदलनी पड़ी गाड़ियों के अंदर। तो अब हमारी जो हार्मफुल गैसेज व्हीकल से एमिट होती हैं, वो गाड़ियों में ही ऐसा प्रोसीजर अपनाया गया है कि वो हार्मफुल से हार्मलेस हो जाती हैं और फिर एमिट की जाती हैं। तो इस तरह से हम एमिशन नॉर्म्स में ऊपर की ओर जाकर के भी हमारे कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे, और भारत ने ऐसा किया है। भारत क्लीनर एमिशन नॉर्म्स की तरफ बढ़ा है। यूरो 6 के मुकाबले भारत स्टेज 6 को हमने पाया है। यूरो 6 का कंटेम्प्रेरी ही है, ठीक है, यूरो 6 नॉर्म्स हैं जो। तो दैट इज़ द थिंग। इतनी बात क्लियर हुई।
ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि ये पक्ष हैं जो भारत ने अब तक अपने निभाए हैं। ओके, इंडिया प्लेड अ मिक्स्ड रोल इन द कॉप्स। अलग अलग जो कॉन्फ्रेंसेज हैं उनमें इंडिया ने अपना एक रोल प्ले किया। क्या रोल प्ले किया है समझिए उसको। इंडिया प्लेड अ मिक्स्ड रोल इन द कॉप्स ऑन द क्वेश्चन ऑफ द मार्केट्स। मिक्स्ड रोल यहाँ पर क्या है, एक तरफ भारत ये कहता है इंडिया एम्फसाइज द ट्रांजिशन ऑफ द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्रेडिट्स अर्नड अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल टू द पेरिस अग्रीमेंट। भारत ये कहता है कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था CDM, हम सब ने पढ़ा है, उसके तहत जो भी क्रेडिट्स अर्न हुए हैं उनको आगे ले जाइए आप पेरिस अग्रीमेंट के तहत। एक तरफ तो भारत ये कहता है कि वो क्रेडिट्स अर्न जो है वो ज़ाया ना जाएं, वो भी मेहनत से अर्न किए गए हैं, उनके पीछे भी एफर्ट्स हुए हैं, एक तरफ ये कहता है। लेकिन फिर दूसरी तरफ एक चीज़ और कहता है भारत, क्योंकि भारत इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देख रहा है डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की। भारत पर्यावरण की रक्षा और पृथ्वी को बढ़ते तापमान से बचाने के विषय में भी इक्वली कंट्रीब्यूट करना चाहता है। तो फिर मिक्स्ड रिस्पॉन्स ही आएगा। क्यों? एक तरफ CDMs को कैरी फॉरवर्ड करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ कह रहे हैं जो CDMs के अगेंस्ट जाती है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अगेंस्ट जाती है। वो क्या है? भारत क्या कह रहा है कि इंडिया पॉइंटेड आउट दैट द एक्सेसिवली चीप एमिशन रिडक्शंस इनेबल्ड बाय द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कुड करप्ट द कॉज ऑफ द प्रोसेस। जो कॉज है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का, उसे ही करप्ट कर देगा। कौन सी चीज़? एक्सेसिवली चीप एमिशन रिडक्शंस। अब हो ये रहा है ग्लोबल लेवल पर, वो ये कहा जा रहा है कि जो एमिशन क्रेडिट्स हैं, और ये प्रोसेस हमने समझ लिया था कि एमिशन क्रेडिट्स क्या हैं। मतलब कि मान लीजिए 2 कंट्रीज़ हैं, दोनों को ये कहा गया है कि 100 किलोग्राम कार्बन आप एमिट कर सकते हो। एक कंट्री ने इन्वेस्टमेंट्स करके, मेहनत करके 100 किलोग्राम की बजाय 50 किलोग्राम कार्बन एमिशन कर रहे हैं, तो उसने जो कम किया है 50 किलोग्राम, उसने खर्चा किया रिसर्च पे, डेवलपमेंट पे, इनोवेशन पे, टेक्नोलॉजी पर, तो उसको तो उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो वो 50 किलोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में, उसके अमाउंट में क्रेडिट आ गया कि इतनी कार्बन अब तुम ट्रेड कर सकते हो वर्ल्ड लेवल पर, कार्बन क्रेडिट्स तुम्हारे खाते में आ गए। लेकिन दूसरी तरफ दूसरी कंट्री को 100 किलोग्राम की लिमिट दी गई, तो उसने 150 किलोग्राम तक एमिट कर लिया। उसको कहा गया है कि 50 किलोग्राम के क्रेडिट्स तुम अब किसी से खरीदो, तो वो कंट्री ए से 50 किलोग्राम के कार्बन क्रेडिट खरीद लेगी। लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कंट्री बी तो कभी मोटिवेट ही नहीं होगी क्लीन एनर्जी लाने के लिए, साइंटिफिक प्रोसीजर अपनाने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि जो कार्बन क्रेडिट्स हैं वो हैं ही बड़े चीप, वेरी वेरी इजीली अफोर्डेबल, बहुत सस्ते हैं। COP28 में इस पर जम के बहस हुई है इस बार, और मैं विद डाटा विद फिगर्स वो लेक्चर जब मैं COP28 की कंक्लूजन कराने वाला हूँ उसमें मैं सारा रखने वाला हूँ कि वो कितना करने को कह रहे हैं इसकी अमाउंट। अभी आप समझ लीजिए कि एवरेज प्राइस जो चल रहा है ग्लोबल लेवल पर, अलग अलग कंट्री में अलग अलग है, एवरेज प्राइस जो चल रहा है वो कह रहे हैं कि लगभग $2.5 चल रहा है, $2.5 चल रहा है कार्बन क्रेडिट का एवरेज प्राइस। अभी कितना बढ़ाना चाहते हैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर उतना बढ़ेगा तब जाके कोई फर्क पड़ेगा। तो जब तक वो नहीं है तो तब तक तो सस्ते में फोकट में मिल रहा है। कार्बन क्रेडिट लो, एमिशन करो यार, चिल्लम चिल्ली चलने दो। तो इस तरह से तो जिस उद्देश्य से हम उसे लाए थे कि एक तरफ डेवलपमेंट भी बनी रहे, धीरे धीरे फेज डाउन हो जाए कोल, फेज आउट नहीं करना, अचानक से फेज डाउन की तरफ जाना। भारत ने मध्यम मार्ग सुलझाया था, और कब समझाया था? वही ग्लासगो के दौरान ही, कि भारत ने माध्यमिक मार्ग दिया कि भाई फेज आउट की बात नहीं है, तो एकदम खत्म हो जाएगी पूरी दुनिया ही, डेवलप फेज डाउन करेंगे, फेजिंग डाउन द कार्बन कॉन्सेप्ट, नॉट फेजिंग आउट द कार्बन। तो धीरे धीरे वो कंट्री देखेगी कि यार कार्बन क्रेडिट खरीद के करना पड़ता है, वैसा उधर भी लगता है, अपन क्लीन एनर्जी में ही इन्वेस्टमेंट कर दें, फॉरेस्ट लगा लें, कार्बन को सिंक क्रिएट करें, ये सारी चीज़ें करें। और जो कंट्रीज़ ये कर रही हैं चलो उनको मदद कर देते हैं, ऐसा करके। ये तो तब बर्डन आएगा ना उन पे जब उनको कार्बन क्रेडिट महंगे पड़ेंगे। जब तक वो महंगे नहीं पड़ रहे सस्ते में, तो वो तो नफ़ा नुकसान सारा देख लेते हैं कि ₹2 कार्बन क्रेडिट पे लगाते हैं, ₹10 मुनाफा हम कमाते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिट करके, ₹2 उधर काट के भी 8 बच रहा है, प्रॉफिट में ही है यार, छड़ पड़ा। क्योंकि क्लीन एनर्जी क्लीन टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो ₹6-7 एवरेज खर्चा आएगा, और अपन मुनाफा ₹10 कमा रहे हैं, तो ₹6-7 कट आगे जेब में बचेगा ₹3। बेहतर है कार्बन क्रेडिट खरीदते जाओ। तो इस तरह से तो रेकलेसली फिर भी कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म आने के बावजूद भी एमिशन तो चालू है, तो वो तो फिर सारा कॉज ही सारा करप्ट हो गया अपना। हम जिस वजह से ये मैकेनिज्म लाए थे, हम तो लाए थे कि डेवलपमेंट भी बनी रहे, गरीबी भी दूर हो, रोज़गार भी बना रहे, लेकिन साथ ही साथ ग्लोबल टेम्परेचर भी 1.5 डिग्री सेल्सियस की ग्रोथ पे रोक दे।
या बहुत ज़्यादा रो रा के 2 डिग्री तक तो रोक दे, तो इस आधार पे चलते रहेंगे तो ये तो 4 डिग्री पे जाने को तैयार खड़ा है। टेम्परेचर 4 डिग्री कगार पे जाने को खड़ा है, दुनिया हिल जाएगी। और जिस तरह से चल रहे हैं अगर पूरे एफर्ट्स जोरम जोर ऐसे लगे तो 3 डिग्री पे रुकेगा, 1.5-2 वाला तो भूल ही जाओ। उसके लिए वो कह रहे हैं कि ये एक्सेसिवली चीप एमिशन रिडक्शन सिस्टम जो है कार्बन क्रेडिट, इसको भी सेट करो भाई। तो एक तरफ भारत ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का पक्षधार है, वो इसको समर्थन कर रहा है, वो इसे कह रहा है कि आगे ले जाओ, कैरी फॉरवर्ड कर लो, लेकिन दूसरी तरफ कह रहा है कि इसकी मतलब इसको मौकरी ना बना लो, मखौल ना बन जाइएगा, मजाक का आधार मत बना लो कि इतना ही चीप चल रहा है कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्योंकि ये करना डेवलप्ड नेशंस को है ना, बात नहीं समझ रहे आप। धूम कौन मचा रहा है? धूम तो वही मचा रहे हैं, उनकी कंपनियां मचा रही हैं। तो उनकी कंपनियों को भारत का संदेश है कि जेब ढीली करो, जेब ढीली करो। छोटे मुल्कों को जिनके जंगल जुंगल लगे हैं उनको ज़्यादा पैसा ढीला करो, कार्बन क्रेडिट महंगा होगा तो ज़्यादा उधर जाएगा। आई बात समझ में? और भारत बनना चाहता है कार्बन मार्केट हब 2023 तक। तो भारत कह रहा है कि मैं कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट, मैं लगा हुआ हूँ, पर बदले में अगर आए ही माल कोई रोकड़ा ही नहीं तो फ़ायदा भी क्या? हमारी जेबों में से ही पैसा जा ही जा रहा है, वही हम भी फिर लगे रहेंगे ग्रीन हाउस गैस एमिट करने, उधर पैसा लगाएंगे फिर, ऐसा क्या है? तो ये कहानी है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भारत अलग अलग मंचों से, इन कॉन्फ्रेंसेस से ये बोलता रहा है कि भारत का जो स्टैंड है वो मिक्स्ड है। सो इंडिया प्लेड अ मिक्स्ड रोल इन द कॉप्स यानी कि कॉन्फ्रेंसेस ऑन द क्वेश्चन ऑफ मार्केट्स। India emphasized the transition of the clean development mechanism credits earned during the Kyoto Protocol to the Paris Agreement. But India pointed out that the excessively cheap emission reductions enabled by the CDM could corrupt the cause of the process. Okay? Very good. आगे चलते हैं। आगे क्या है? India argued that, अच्छा अब इस पर भी आ गया इंडिया का क्या एफर्ट्स है। इंडिया आर्ग्यूड दैट अनलेस अ स्टॉक टेक करना था हमने, इसमें पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया कि 5-5 साल पे स्टॉक टेक किया जाएगा, कि जो भी आप लोगों ने जो भी प्लेजेस करी हैं उसका क्या स्टेटस है, उसका स्टॉक लेंगे हम, उसका जायज़ा लेंगे हम कि क्या काम हुआ है क्या नहीं। उसको ही कहा गया कि वील टेक द स्टॉक ऑफ योर डेवलपमेंट्स, दैट इज स्टॉक टेकिंग। तो इंडिया आर्ग्यूड दैट अनलेस अ स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ वेरियस pre-2020 commitments by the developed countries, it would be difficult for the developing and least developed countries to raise their commitments in the form of NDCs. भारत का स्टैंड ये है अलग अलग मंचों से कि अगर प्रॉपर स्टॉक टेक एक्सरसाइज नहीं कंडक्ट होती है डेवलप्ड कंट्रीज के कमिटमेंट्स को लेकर के, कि उनके क्या कमिटमेंट थे जो 2020 से पहले उन्होंने दिखाने थे कि हमने यहाँ पर एफर्ट्स कर लिए, फुलफिल कर लिए, जब तक तो इसकी स्टॉक टेकिंग प्रॉपर नहीं होती है तब तक तो फिर ये बहुत मुश्किल है कि डेवलपिंग कंट्रीज किसी भी तरह से अपने नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी कि NDCs में प्लेजेस का लेवल बढ़ाएं, कॉन्ट्रीब्यूशंस के बढ़े हुए लेवल प्रॉमिस करें। ये तो संभव नहीं। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज के प्लेजेस में ही ये प्लेजेस ही थी कि भाई फाइनेंस देना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है, सपोर्ट करना है डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को। डेवलप्ड कंट्रीज के जिम्मे ये बात रखी गई थी कि एटलीस्ट पेरिस एग्रीमेंट में ये बात कही गई कि एटलीस्ट अगर शुरुआती तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो मिटिगेशन के लेवल पर एफर्ट्स करने आ रही हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज एटलीस्ट इकोनॉमी के लेवल पर एफर्ट्स करते दिखे, कि उन्हें अपनी इकोनॉमी के लेवल पर रियल इकोनॉमिक आउटकम्स में फ़र्क नज़र आना चाहिए कि वो क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी सिस्टम बेसिस पर चल रही हैं, कि उनकी इकोनॉमीज लिटरली शिफ्ट हो रही हैं दूसरी तरफ। और उसके तहत ये बहुत ज़रूरी है, फिर उसी के तहत ये एग्जिस्टेंस में आएगा कि उन्हें जहाँ जहाँ ग्रीन एनर्जी के एफर्ट्स हो रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर वो सपोर्ट करने पड़ेंगे, उन्हें हैविली टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो टेक्नोलॉजीज़ उन्हें ट्रांसफ़र करनी पड़ेंगी, उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, उन्हें लॉस एंड डैमेज फंड्स जो कमिटमेंट उनके हैं वो निभाने पड़ेंगे। जिन जिन मुल्कों को नुकसान हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो क्लाइमेट चेंज इनके एमिशंस की वजह से हुए, वो नुकसान इन्हें झेलने पड़ेंगे। नॉर्मल फाइनेंसेस जो देने हैं अडेप्टेशन के लिए, मिटिगेशन के लिए, वो तो करना ही करना है, लॉस एंड डैमेज की तरफ भी आना पड़ेगा, वो भी जिम्मेवारी संभालो। तो ये सब तो जिम्मेवारियां हैं बड़े मुल्कों की, और वो तभी पता लगेगा कि कहाँ खड़े हैं वो लोग जब तक स्टॉक टेकिंग नहीं होगी, पता नहीं लगेगा। स्टॉक टेकिंग करो, और अगर इनकी स्टॉक टेकिंग में लगे कि ये सिर्फ मुंह जमानी है, $100 बिलियन पर ईयर कंट्रीब्यूशन प्लेज किया हुआ था 2020 तक, पहले क्योटो प्रोटोकॉल वाला कोपेनहेगन 2009 के अंदर, वही पहले फुलफिल नहीं हो रहा है, तो फिर 2020 से 25 तक एक्सटेंड कर दिया था ना उसको। $100 बिलियन पर ईयर कंट्रीब्यूशन कहाँ है? $500 बिलियन बनता है, किधर है? पता कर लगे, दिखाओ है कहीं तो पता लगाओ, बताओ किधर लगाया, किसको गया, एक्सेस हुआ कोई क्रेडिट किसी कंट्री को, कोई पैसा मिला किसी को कि वो ट्रांजिशन की ओर जा सके? ये सब पहले स्पष्ट करके दो हमको।
इंडिया ये स्टैंड ले रहा है डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के हक में कि तब तक आप हम डेवलपिंग कंट्री से और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से उम्मीदें मत लगाइए कि हम अपने प्लेजेस बढ़ाते ही जाएं। वो बढ़ेंगे जब हमें उतना कैपेबल बनाया जाएगा, वो बढ़ेंगे जब हमारी फंड की ज़रूरतें, टेक्नोलॉजी की ज़रूरतें, हमारी एडेप्टेशन की ज़रूरतें और हमारे जो लॉस और डैमेज हुए उनको कंपनसेट करने की ज़रूरतें पूरी होंगी। और ये ज़रूरतें पूरी तभी होंगी जब हम असेसमेंट करेंगे कि वायदों पर बड़े मुल्क कहाँ खड़े हैं। और वायदों पर बड़े मुल्क कहाँ खड़े हैं तभी होगा जब वायदों का जायज़ा लिया जाएगा, स्टॉक टेकिंग होगी। स्टॉक टेकिंग करके रिपोर्टें पब्लिश करो, फिर हम अपनी प्लेज बताएंगे आगे हमने बढ़ानी है कि नहीं, हमने इंक्रीज़ करना है कि नहीं। तो दैट इज़ द स्टैंड ऑफ द इंडिया। इस बार भी वही स्टैंड था, यही स्टैंड चल रहा है इंडिया का। ओके, कोई भी अगर आपसे पूछ ले। सो इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया आर्ग्यूड दैट unless a stock taking exercise of the fulfillment of various pre-2020 commitments by the developed countries, it would be difficult for the developing and least developed countries to raise their commitments in the form of NDCs. Okay? अच्छा, आगे चलते हैं। इंडिया एफर्ट्स में भी ये नहीं है कि सिर्फ ये बातें हैं और अपने लेवल पर वो रिड्यूस कर रहा है, ग्लोबल भी इंडिया का स्टैंड पॉइंट क्लियर है। कैसे? इन चीज़ों के वाया इंडिया टुक अ लीड इन कॉलिंग फॉर मोर फाइनेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज फॉर क्लाइमेट एक्शन। इंडिया लीडिंग पोजीशन में है। इंडिया दुनिया भर के बड़े मुल्कों को कह रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस आए ताकि क्लाइमेट एक्शन पॉसिबल हो सके डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। यही नहीं, और भी चीज़ें हैं। जैसे 2015 में हमने ये तो देखा कि 2021 में भारत ने पंचामृत का प्रण लिया और भारत ने कहा मैं इस लेवल तक जाऊँगा, लेकिन वो सब लेवल तभी भारत कमिट कर पाया क्योंकि भारत के पास कुछ बेंचमार्क फिगर्स थी और वो भी काफ़ी रिस्पेक्टफुल फिगर्स थी। वो कमिटमेंट्स जो भारत ने 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में अपना एनडीसी सबमिट किया था, द एनडीसी ऑफ द इंडिया इन द 2015 पेरिस एग्रीमेंट। उसे जानना बहुत जरूरी है, उसकी फिगर्स को। सो इंडियाज एनडीसी इन पेरिस एग्रीमेंट 2015, यानी कि इंडिया का नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन इन द पेरिस एग्रीमेंट 2015 क्या है? सबसे पहला अग्रीमेंट इंडिया का जो एनडीसी के तहत पहला वायदा था, रिडक्शन इन द एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय 33 to 35% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। तो ओरिजिनली जो भारत ने 2015 में वायदा किया था वो ये था कि ऑलमोस्ट 1/3 एमिशन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी 2030 तक रिड्यूस कर देंगे, 2005 को बेस ईयर मान के। ये शुरुआती वायदा था भारत का 2015 का। लेकिन फिर आप सब जानते हैं भारत ने लीडिंग पोजीशन लेते हुए 2021, क्योंकि 2020-15 का वायदा 5 साल 2020 तक चलना था, 2021 में नई चीज़ों के साथ आना था। भारत ने रिस्पॉन्सिबल नेशन की भूमिका निभाई, एक ग्लोबल लीडर के तौर पर भूमिका निभाने की कोशिश की कि भारत दावा रखता है विश्व को स्टीयर करने का, एक दिशा तक ले जाने का। और इसीलिए भारत ने 2021 में पंचामृत देते हुए ये कहा कि हम 2030 तक 45% तक इकोनॉमिक इंटेंसिटी ऑफ द एमिशन रिड्यूस कर देंगे। तो पहले प्रॉमिस था 33%, बढ़ा के कर दिया 45%। मतलब ओरिजिनल एनडीसी 33% था। तो ये तो बहुत रिस्पेक्टफुल फिगर है और ये बहुत रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है एक नेशन का जो खुद अभी डेवलपिंग है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि दिस इज द स्टैंड ऑफ इंडिया एट द ग्लोबल लेवल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज कॉम्बैट ऑपरेशंस, कि भारत बातों में नहीं लगा हुआ है, एफर्ट्स हैं। और एफर्ट्स कहाँ नजर आ रहे हैं? 2015 से 20 का जब हमने डाटा खंगाला है तो दिख रहा है कि 21% तक रिड्यूस कर ली है। कोई हवाई बातें नहीं चल रही। 2015 से 22 तक का आंकड़ा बता रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी में 226% तक विकास आ गया, 87 गीगावाट तब तक पैदा कर ली। तो ये हम सब्सटेंस जमीन पे भी दिख रहा है और हमें दिख रहा है, योजनाएं दिख रही हैं, उज्ज्वला योजना है, उजाला योजना है और अभी योजनाएं और आएंगी, देखना। ग्रीन इंडिया मिशन है, क्लीन मिशन है, तब तमाम चीज़ें हैं, वो सब आएंगी अभी इसी के अंदर। ओके, सो पहला प्लेज ऑफ द INDC दैट इज to create an reduction in the emissions intensity of its GDP by 33 to 35% by 2030 from 2005 level. अच्छा, सेकंड कमिटमेंट, टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक। इंडिया के पास जो ऑलरेडी कार्बन सिंक है उसमें और कैपेसिटी ऐड ऑन करेगा। क्या? कितनी कार्बन के इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऐड करेगा? 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिंक कराने के मुकाबले की एडिशनल कैपेसिटी भारत ऐड करेगा कार्बन सिंक के रूप में। जो एडिशनल 2.5 से 3 बिलियन कार्बन सिंक जो है वो ऐड कर देगा, उसमें सिंक करा देगा। मतलब सो टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030।
और जंगल लगाएगा, ट्री कवर बढ़ाएगा, एग्रो फॉरेस्ट्री को सपोर्ट करेगा खेतों में, सोशल फॉरेस्ट्री को सपोर्ट करेगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ से ट्रेन में बैठिए और उत्तर प्रदेश का दौरा करिए, यूपी का। आपको बस थोड़ा जागरूक रहना, ट्रेन में बैठते हो दिन के समय में नोटिस कर लीजिएगा, सारे खेत पेड़ ही पेड़ है जगह जगह। बहुत तेज़ी से एग्रो फॉरेस्ट्री को समर्थन दिया जा रहा है। पंजाब में होशियारपुर विजिट कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अच्छा, थर्ड वन इज़, हालांकि इसका क्रिटिसिज्म भी है, एनवायरमेंटलिस्ट इस बात का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि भारत ने अब ट्री कवर वर्ड यूज़ करना शुरू कर लिया है। तो ऐसे में वो ये उस पर भी तर्क वितर्क हैं करेंगे। वो ये कहते हैं कि ओरिजिनल फॉरेस्ट ओरिजिनल होते हैं, उनकी कार्बन सिंक करने की कैपेसिटी अलग है, लेकिन ये जो ट्री कवर हम बढ़ा रहे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम पर, जिससे कि ओवरऑल ट्री तो बढ़ रहे हैं इंडिया में, बट ये नस्ली ट्री नहीं है, ये इनमें वो कार्बन सिंक करने की कैपेसिटी नहीं है, प्लस ये ओरिजिनल फॉरेस्ट से बिलोंग नहीं करते हैं, प्लस ये डाइवर्सिटी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ये पॉपुलर के हैं, ये सब यूकोलिप्टस के, सफ़ेदे के। तो वो आपको वही दिखेंगे यूपी में भी और पंजाब में भी, जगह जगह पे पॉपुलर एंड सफ़ेदा यूकोलिप्टस। तो वो कह रहे हैं ये क्या कर रहे हो आप, ये मतलब मोनोकल्चर प्रमोट कर रहे हो आप, ये इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी को तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा। ऐसी भी बहसें हैं भाई, पर पहले तो इधर सुन लो कि भारत अपने वायदे ऐसे निभा रहा है कि ट्री कवर बढ़ाएंगे, फॉरेस्ट बढ़ाएंगे 2030 तक, और एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट का। ओके, 2015 के एनडीसी में लिख दिया था ये। अगला, पावर कैपेसिटी, जो भारत की बिजली कैपेसिटी, पावर कैपेसिटी टू बी 40% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड बाय 2030, और पंचामृत में बढ़ा के कितनी कर दी, 50%। तो सारे टारगेट हमने रिवाइज कर दिए 2021 में 2030 के लिए। ओके, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया भाई, ये मेन एनडीसी था इंडिया का 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में। कुछ और लीडिंग पोजीशंस किन किन चीज़ों में देखो, इंडिया विल एंकर अ ग्लोबल सोलर अलायंस, इसे कहते हैं ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंडिया विल एंकर अ ग्लोबल सोलर अलायंस, इसी के अंदर INSPA, दैट इज इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन, ये इसी के तहत आता है जो काम कराएगी इसको। सो इंडिया विल एंकर अ ग्लोबल सोलर अलायंस ऑफ ऑल कंट्रीज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, हालांकि इसके तहत एक चीज़ ये आती है कि जो भी कंट्रीज़ यूनाइटेड नेशन के अंदर कवर होती हैं वो सारी की सारी एलिजिबल हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए। लगभग 106 मुल्कों ने इसको साइन किया है अभी तक, ऐसा माना जाता है। ओके, इस पर सेपरेट लेक्चर रखा जाएगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेन जिम्मेवारी यही है कि डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनमें क्लीन एनर्जी कैसे ट्रांजिशन किया जाए, कैसे क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ा जाए, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। तो लेस एमिशन बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन कराना, क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कराना, दिस इज़ द टारगेट। इस आइडिया को कंसीव इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के किया था। तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री लगातार हर मंच पे कहते हैं कि भारत ने अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों को समझते हुए इंटरनेशनल सोलर अलायंस चलाया, आगे बढ़ाया। ओके, इसी कड़ी में आगे और लिखते हैं, समझते हैं। देखिए, वेल्दी नेशंस जो हैं जैसे कि US एंड यूरोपियन यूनियन, वो इस बात पर सख्त हैं, वो इस बात पर आर्ग्यू कर रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज आर कंसिस्टेंटली राइजिंग द emissions from developing countries are consistently rising. They are targeting the China and India. So they need to commit to more serious emission cuts. But इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया स्टक टू इट्स कन्वेंशनल पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन लिखना ज़रूरी था, मिस हो गया, आप लिख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। इंडिया स्टक टू इट्स कन्वेंशनल पोजीशन, भारत अपनी शुरुआती पोजीशन पे ही खड़ा है, दैट द डेवलप्ड कंट्रीज शुड शोल्डर अ बिगर बर्डन, and India confirmed that poverty alleviation would continue to be its primary concern and hence it will not compromise with its share of carbon credits. It says carbon emissions will grow as it strives to beat poverty. India wants to use its carbon credits to alleviate poverty and not ready to accept anything other than common but differentiated responsibilities. तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का लगातार इस बात पर दबाव है सभी मंचों पर, ख़ास तौर पर जब कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ की मीटिंग होती है, कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं आज उनका स्टेटस वो नहीं है जो आज से 2 दशकों पहले था, जब हमने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 में लिया। आज वो वर्ल्ड के टॉप 5 पोल्यूटर्स में आ चुकी हैं डेवलपिंग कंट्रीज़।
जैसे कि सेकंड नंबर पर चाइना ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस में है, तीसरे नंबर पर भारत को देखा जाता है। तो वो ये कहते हैं कि डेवलपिंग नेशंस बहुत तेज़ी से कंसिस्टेंटली वो ग्रो कर रहे हैं एज एन एमिशन कंट्रीज़, तो उन्हें और बड़े और सीरियस एफर्ट्स और बड़े टारगेट्स लेने पड़ेंगे एमिशन कट के लिए, सीरियस एफर्ट्स करने पड़ेंगे। वहीं भारत बार इसी बात पर एम्फेसाइज करता है कि दिस इज़ नॉट द थिंग। आप इन प्लेटफॉर्म्स को इन बहसों में उलझा करके डीरेल नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम जिस परिस्थिति में हैं उसका कारण आप हैं। आपने ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेकर के अब तक जो पॉल्यूशन किए, हम प्रेजेंटली उसका रिजल्ट भुगत रहे हैं। लेकिन हमारी मौजूदा ज़रूरतें जो हैं हमें उन्हें पहले पूरा करना है। तो आप ज़्यादा बर्डन लेंगे, आपको टेक्नोलॉजी हमें देनी है, आपको फाइनेंसेस देने हैं हमें, और आपको अपने लेवल पर कार्बन एमिशंस रियल सेंस में अपनी इकोनॉमी के स्तर पर कट करने पड़ेंगे। लेकिन हम अभी पॉवर्टी एलिवेशन पर फोकस करेंगे। हमारा प्राइमरी कंसर्न अपने लोगों को बचाना, उन्हें भोजन देना, रोज़गार देना, उनका विकास है, जिसकी वजह से हम अपने कार्बन क्रेडिट्स को यूटिलाइज़ करते रहेंगे। कार्बन क्रेडिट्स का कॉन्सेप्ट मतलब कि जो कार्बन क्रेडिट्स भारत के पास हैं, अब तक भारत उन्हें यूटिलाइज़ करेगा कार्बन एमिशन करने के लिए। और दूसरी तरफ भारत की कंपनियां जो सक्षम हैं विश्व भर से कार्बन क्रेडिट्स परचेज़ करने के लिए, वो कंपनियां उन्हें परचेज़ करेंगी और कार्बन एमिशंस करती रहेंगी। मतलब भारत अभी और आने वाले समय में कार्बन एमिशन करेगा। भारत का कार्बन एमिशन का जो पीक है उसे आने में अभी समय लगेगा, क्योंकि हमारी ज़रूरतें ही ऐसी हैं कि हम डेवलपमेंट करें। जब तक वो डेवलपमेंट नहीं होगी, हम गरीबी को दूर नहीं कर पाएंगे, हम भुखमरी को दूर नहीं कर पाएंगे, और हम ग्रामीण विकास, पिछड़ेपन को दूर नहीं कर पाएंगे, हम ग्रामीण विकास नहीं कर पाएंगे। हमारी ये ज़रूरतें हैं, हम पहले उस पर फोकस करेंगे। बेटर ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएं। आपकी जिम्मेवारियों में हमारे मिटिगेशन प्रोग्राम्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी आप हमें ट्रांसफ़र करने के लिए कमिटेड हैं, आप वो करिए। हमें तकनीक से लैस करिए, ताकि हम जल्द से जल्द जो नुकसान पर्यावरण को हो रहा है उसमें कंट्रीब्यूशन करें कि उसे रोकें। आपकी ज़िम्मेदारी है कि जो नुकसान ऑलरेडी हो गए हैं पर्यावरण की वजह से जिन मुल्कों को, उनको उस डैमेज से बाहर निकालिए। आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम अडेप्ट हो सकें नई टेक्नोलॉजीज़ की मदद से बदलते हुए क्लाइमेट के साथ, इसके लिए हमें पैसा दीजिए। तो आप इन चीज़ों पर पहले कमिटेड रहिए, ना कि हर मीटिंग को इस बात पर आप उलझाइए कि डेवलपिंग कंट्रीज़ आज कितना एमिशन कर रही हैं, इसको देखिए, इनसे कहिए ज़्यादा बड़े और ज़्यादा संजीदा एफर्ट्स करें। ये नहीं, क्लियर कट आप मौजूदा कल्प्रिट हैं, आप इस चीज़ को समझिए। हम अपनी जिम्मेवारियां समझ रहे हैं। हमारे प्राइम कंसर्न्स हम आपको क्लियर कर देते हैं कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम आपके साथ हैं, लेकिन कहीं भी से इस बात में कन्फ्यूजन में ना लिया जाए कि हमें हमारे जो नेशनल कंसर्न्स हैं वो भूल चुके हैं। हमारे प्राइम कंसर्न्स हमारे मुल्क के लोगों की गरीबी दूर करना है, हम वो करेंगे। उसके लिए एमिशंस होंगे, उसके लिए हम अपने कार्बन क्रेडिट्स यूटिलाइज़ करेंगे, और उसके लिए जहाँ से ज़रूरत पड़ी हम कार्बन क्रेडिट्स परचेज़ करेंगे। तो वी विल कंटिन्यू विद दिस पॉलिसी। दिस इज़ द स्टैंड ऑफ इंडिया। इस बार के COP28 में भी भारत का यही स्टैंड रहा है। जब हम COP28 को इस लेक्चर के बाद लास्ट लेक्चर में फाइनलाइज़ करेंगे, मौजूदा क्या नतीजे निकलें, तो आपको ये वहाँ पर दिखेगा। भारत ने बड़े मुल्कों ये कहा है कि आप क्योटो प्रोटोकॉल के तहत लिए गए उस संकल्प पर स्टिक रहिए, और वो क्या है? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये बात सही है कि आपकी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कॉमन डायरेक्शन में होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस कम हो, हम करेंगे, आप भी करेंगे। हम भी चाहते हैं कि क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बने, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर हो, आप भी करिए, हम भी करेंगे। लेकिन आपकी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्वांटम सेम नहीं हो सकता। जिस लेवल पर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, हमें उस लेवल पे नहीं निभानी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का दर्जा अलग अलग होगा। वो बात अलग है कि हमें एक ही दिशा में काम करना है, हम सबको एक दिशा में काम करना है। आर टारगेट विल बी कॉमन, आर टास्क विल बी कॉमन, बट द क्वांटम ऑफ दैट टारगेट, द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टारगेट, इट विल बी अ डिफरेंशिएटेड मैग्नीट्यूड। ये अलग होगा, क्योंकि आप की जिम्मेदारी है, क्योंकि अब मौजूदा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आपके कारण हैं, जिसके कारण ये क्लाइमेट चेंज से हम सफ़र कर रहे हैं। तो आप उन पर रहिए, आप हमें बराबर लाने का प्रयास मत करिए। अब आप दुनिया को ये मत दिखाइए कि भाई देखिए आज ये भी हमारे बराबर या हमसे इवन ज़्यादा ही, क्योंकि कई यूरोपियन मुल्क हैं जो कह सकते हैं कि हमसे ज़्यादा ही ग्रीन हाउस गैसेस
ये डेवलपिंग कंट्रीज़ एमिट कर रही हैं। तो फिर आप देखिए, गोल भी दोनों को बराबर रखने चाहिए, क्वांटम भी बराबर रखना चाहिए। कहते ऐसा नहीं है, जिस विचार से हम चले थे अभी हमें उसी विचार से चलना है, दैट कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्योंकि अभी मौजूदा समय में जो पृथ्वी का पर्यावरण का हाल है उसके लिए हम अलग अलग लेवल पे रिस्पॉन्सिबल हैं। अभी आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आगे के लिए हम होंगे, जिसके लिए हम आज से ही जागृत हैं। आप भी अगर आज से 50-100 साल पहले जागृत हो जाते तो आज ये हाल नहीं होता। हम तो आगे आने वाले दिनों में जो ग्रीन हाउस गैसेस एनवायरनमेंट में आएंगी वो हमारे वजह से वो नुकसान होगा, उसके लिए हमने काम भी आज से ही शुरू कर दिए कि ना हो वैसा। आप भी अगर कर दिए होते 100-150 साल पहले तो आज ये नतीजे हमें भुगतने ना पड़ते। सो दैट्स वाई रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंशिएटेड है, लेकिन हम कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। सो इंडिया का ये स्टैंड है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी से डेवलप्ड नेशंस ना भटके, वो इस पर ज़्यादा ध्यान दे। सो दैट्स वाई मैं इसे दोबारा पढ़ता हूँ, दैट वेल्दी नेशंस लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन आर्ग्यूड दैट emissions from developing countries are consistently rising, and developing country, they matlab the developing country, so they need to commit to more serious emission cuts, but India stuck to its conventional position that the developed countries should shoulder a bigger burden because वो bigger culprit हैं, and India confirmed that poverty alleviation would continue to be its primary concern, and hence it will not compromise with its share of carbon credits. It says carbon emission will grow as it strives to beat poverty. India wants to use its carbon credit to alleviate poverty and not ready to accept anything other than common but differentiated responsibilities. इस बार की COP20 के बाद भी आपको ये स्टेटमेंट्स दिखेंगे कि भारत ने ये कहा कि कुछ शब्द और कुछ शर्तें कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट में COP28 में ऐसी रखी गई हैं जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी से भटकती हुई नज़र आती हैं। भारत का स्टैंड है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ही चला जाए। ओके, नेक्स्ट इज डेवलप्ड कंट्रीज आर ऑफ द व्यू दैट ओनली एक्शंस that help in reducing greenhouse gas emissions should be counted as contributions in intended nationally determined contributions। यानी कि 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के तहत सभी मुल्कों ने अपने अपने लेवल पर वो क्या एफर्ट्स करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कट करने के लिए, और वो कैसे अडेप्ट करेंगे क्लाइमेट चेंज के साथ, वो कौन कौन सी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ अपनाएंगे, ये सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने अपनी इंटेंशंस क्लियर कर दी कि हम डिटर्मिंड हैं इन कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ, और हम अपने अपने ये दस्तावेज आपके सामने रख रहे हैं। ये भी एक बहस चली विश्व स्तर पर जिस पर भारत का रिस्पांस क्या रहा और अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ का रिस्पांस क्या रहा, वो मैं बता रहा हूँ। डेवलप्ड कंट्रीज़ इस बात पर टिकी हुई अड़ी हुई रही, आज भी रहती हैं कि INDC में सिर्फ उन्हें ही INDC माना जाए, उन्हें ही मान्यता दी जाए जिन एफर्ट्स के वाया सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस में कट नज़र आता है। मतलब कि अगर भारत ने कोई एफर्ट्स किए हैं, जैसे कि भारत ने एफर्ट्स ये किए कि भारत क्लीनर फ्यूल नॉर्म्स की तरफ गया, सपोज करो जैसे BS4 से BS6 की तरफ चला गया, तो इस ऐसी चीज़ भारत कर रहा है, तो इसको भारत के INDC में अगर भारत ने लिखा है तो ये जायज़ है, ये ठीक है। लेकिन हो सकता है भारत ने अपने INDC में ये लिखा हो कि हम ये एफर्ट्स कर रहे हैं कि हम भारत में क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, हम ये एफर्ट्स कर रहे हैं कि हम भारत में ज़ीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लेकर के आएंगे जिसके तहत पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। हो सकता है भारत ये कहे कि हम आने वाले दिनों में क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर करेंगे, या भारत ये कहे कि हम बदलते क्लाइमेट के साथ अडेप्ट होने के लिए अपने आप को लेस कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम एफर्ट्स भारत के या दुनिया के किसी भी मुल्क के जो उस समय में सीधे सीधे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कट करने में कंट्रीब्यूट होते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो पर्यावरण को नुकसान हो चुका है, सही मायने में उससे बचने के लिए तो ये एफर्ट्स चाहिए। हमें क्लाइमेट एडेप्टेशन की तरफ भी जाना पड़ेगा, हमने क्लाइमेट मिटिगेशन की भी बात करनी पड़ेगी, और हमें रेजिलियंस पैदा करना पड़ेगा। डेवलप्ड नेशंस का ये कहना था कि ये हर मुल्क के लेवल पर किया जाने वाला, इसे INDC का हिस्सा मत बनाया जाए। INDC में उसी चीज़ को जगह दी जाए जिससे सीधे सीधे विजिबली दिखे कि हाँ ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस में कमी आई है ऐसा करने से।
आई बात समझ में। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज इसे कैसे मान लें, क्योंकि उन मुल्कों का बेअंत पैसा, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग इस बात पे भी तो जाएगा कि अब वो बदल चुके जलवायु के साथ जिए कैसे। क्योंकि अगर आप लगातार देखें 2013 के उत्तराखंड फ्लड को देखिए, 2018 के केरल में आए फ्लड्स को आप देखिए, लगातार आ रहे चेन्नई में हर बार फ्लड्स आ रहे हैं, आप अर्बन फ्लडिंग से जूझ रहा है भारत, आप उनको देखिए। अगर ऐसी, और ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ में सी वाटर राइज होने की वजह से तेज़ी से एग्रीकल्चरली फर्टाइल सॉइल कट रही है, उसका इरोजन हो रहा है। अगर ऐसी चीज़ों को देखें हम, तो भारत को तो इसके साथ जीने के लिए ही अभी कितना खर्चा करना पड़ रहा है कि हम अडेप्ट हो इन चीज़ों के साथ। आपको कितना वो नुकसान जो हुआ उसकी क्षतिपूर्ति में आपको आने के लिए कितना एफर्ट्स और पैसा लग रहा है, ट्रेनिंग लग रही है, कितनी टीमों को, एनडीआरएफ को हमें नई तरह की तकनीकों से लैस करना पड़ रहा है, टूल्स के साथ, कि वो इनसे निपट सके। तो कुल मिलाकर के वो एफर्ट्स किधर जाएंगे? क्योंकि रायता पहले फैला दिया आपने, अब भुगत हम रहे हैं और उसमें अब हमारा जोर लग रहा है। और अब आप कह रहे हैं कि ये ठीक है 2 लाख था आपके पास, 1 लाख आपने खुद को बचाने में, अडेप्टेशन में लगा दिया है, अच्छी बात है। वो जो 1 लाख आपने ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की कटिंग में लगाया है, INDC में उसी को लिखो बस। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ कह रही हैं ऐसा नहीं चलेगा भाई, ऐसा नहीं होता है, ये सब आएगा इसमें, अडेप्टेशन भी आएगा, मिटिगेशन भी आएगा, और एमिशंस के कट में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी आएगा। तो देखो यहाँ से ये टर्म्स कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इन टर्म्स पर डिबेट चलती है फिर। सो डेवलप्ड कंट्रीज आर ऑफ द व्यू दैट ओनली एक्शंस that help in reducing greenhouse gas emissions should be counted as contributions in INDC. उन्हीं को ही contribution मानो। Almost every developing country including India however wants adaptation measures also to be counted. वो उनका पक्ष है। ये मैं सारा इसलिए आपको बता रहा हूँ और बता रहा था ताकि COP28 और आने वाले समय की सारी डिबेट डिस्कशंस आप किसी न्यूज़ चैनल या किसी अखबार में पढ़ेंगे या किसी जर्नल में, ये सारी डिबेट्स इन पे बेस्ड हैं। आपको 2 मिनट में पक्ष समझ आ जाएगा डेवलप्ड और डेवलपिंग का। तो आपको ये समझ आ जाएगा कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज आर स्ट्राइविंग हार्ड दैट अडेप्टेशन एफर्ट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट नाउ अ डेज बिकॉज वी आर लिटरली सफरिंग फ्रॉम द पास्ट डीड्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। हम उनके किए कारनामा सही में आज सफ़र कर रहे हैं। तो अब तो मौजूदा ये है कि पानी सर के पार जा रहा है, पहले उसके साथ जीना तो सीख लें, आगे क्या करना है वो करेंगे भाई। अभी तो हमें जान बचाने लाले पड़े हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो ये कहानी है, वो यही कहेंगे कि फॉर अस, तो ऐसे डेवलपिंग नेशन का कोई नुमाइंदा ऐसा कहेगा, फॉर अस अडेप्टेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट टू सेव आवर पीपल। तो तब आप कहें ये कह रहा है, वी आर एम्फेसाइजिंग दैट फॉर देम they must focus more on emission cuts. We are fighting hard to mitigate and adapt. They fight hard to cut the emissions. तो आप ये लाइन उनकी समझ पाएँ, उस सेक्रेटरी की या उस नुमाइंदे की, उसके लिए आपको समझा दिया मैंने। तो वहाँ तब आप ये ना सोचें कि एक ही बात तो कह रहा है यार, ये करी क्या जा रहा है, हम अडेप्टेशन में फोकस करें, वो उस पर पता नहीं की बोल रहा है, हटा चैनल, वो बहुत गहरी बात बोल रहा है। यही डिबेट है असली, यही मेन मसला है असली। ओके, तो अब्दुल यही कहानी है मेरे बच्चे। डेवलप्ड नेशन क्या कह रहे हैं, सिर्फ INDC में किन कॉन्ट्रीब्यूशंस को कॉन्ट्रीब्यूशन मानो, जिन कॉन्ट्रीब्यूशंस में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन लिटरली कट होता दिखता है। और डेवलपिंग कंट्रीज क्या कह रही हैं कि ना भाई, हम कॉन्ट्रीब्यूशन में इन्हें भी कॉन्ट्रीब्यूशन मानेंगे। किनको? अडेप्टेशन मेजर्स। अब्दुल हुई को पकड़ के कराऊंगा अब सारा मैं, कई दिनों से एक चीज़ हो रही है जिसे दूर करना है। चलो आगे। इंडिया and other developing countries also want efforts by developed countries on providing money or transferring technology to poorer nations to be included in INDCs. ऊपर से इंडिया और डेवलपिंग नेशंस का कहना है कि बात ऐसी है कि जो मनी प्रोवाइड करनी है और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है गरीब मुल्कों को ताकि वो बच पाएँ, उसे भी INDC में डालो, ताकि बड़े बड़े मुल्क जिनकी वजह से आज ये परिस्थितियाँ आ पाई हैं, उनके INDC जब वो सबमिट करें तो उस INDC में वो लिखे इस बात को कि इतना कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियली देने का हम प्लेज करते हैं और इतनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने का हम प्लेज करते हैं, ताकि जब 5-5 साल के बाद रिव्यू होगा तो उसमें हम देखेंगे फिर कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, और नहीं तो फिर शेम करेंगे या नेम करेंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं इसे भी उसमें ही डालो। ओके, so India and other developing countries also want efforts by developed countries
on providing money or transferring technology to poorer nations to be included in INDCs because it will help in holding the rich countries accountable to their promises on ensuring financial and technology flows. कि ये फिर उन्हें अकाउंटेबल ठहराएगा और हम इंश्योर कर पाएंगे कि फाइनेंशियल फ्लोज और टेक्नोलॉजी फ्लोज हों। नहीं तो फिर असेसमेंट में क्लियर हो जाएगा कि देखो इन्होंने ये प्लेजेस लिखे थे और स्टॉक टेक कभी किया गया है और स्टॉक टेक रिपोर्ट में दिखता है कि प्लेज के मुकाबले किया कुछ नहीं, शेम शेम। तो फिर हम बार बार हर मंच से उसको कहेंगे कि वर्ल्ड को पॉलिटिकली लीड करने का दावा करते हो, उसी वर्ल्ड को बचाने के लिए जो एफर्ट्स प्लेज किए थे उसके मुकाबले किया तो चवन्नी भी नहीं। मतलब जिन लोगों को पीछे चलाना चाहते हो अपने, खुद उनका नेता बन के, उन्हीं की रक्षा के लिए जो वायदे किए थे तुमने उसमें से निभाया तो कुछ नहीं। मतलब ये नेम शेम को ईजी मत समझो, ये बड़ी चीज़ होती है। मतलब किसी नेता को सबसे ज़रूरी होता है नेता के पीछे लोगों का बल, और लोगों का बल नेता के पीछे इसलिए होता है क्योंकि लोग आश्वस्त होते हैं, अश्योर्ड होते हैं इस बात से कि हमारा नेता हमारी रक्षा करेगा। इसलिए नेता के कुछ वचन होते हैं। ऐसे में अगर कोई आकर के उजागर कर दे कि इस नेता के पीछे चल रहे हो, इसके तुम्हें बचाने के ये वचन थे, इसने तुम्हें बचाने के लिए एक काम नहीं किया, पूछो इससे, ये देखो इस नेता ने लिखा था और फिर हमने जांच किया, इसी नेता ने साइन किया कि हाँ इसने कुछ नहीं किया, तो पीछे खड़े लोग कहेंगे ये तो फिर नेता ही नहीं है यार। वो कौन है फिर जिसने हमें बचाने के लिए किया? कहे इसने किया, इस भोले मानुस ने, तो कहेंगे इसे नेता बनाओ। फिर ऐसे फिर दूसरे मुल्क एफर्ट्स करेंगे कि ग्लोबल ऑर्डर को हम डिसाइड करेंगे, इसके लिए अपन को लीड करना है, आओ ग्लोबल पोजीशन में अपने आप को सेंटर प्लेयर बनाएं। ओके, तो भाई ये बड़ी मैटर करती हैं चीज़ें, बड़ी बड़ी डिबेटों में ये चलता होता है। ऐसे बोलते होते हैं कि आपने तो स्टेज ही लूज़ कर दिया, आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में ऐसी चीज़ें होती हैं। जब भी पाकिस्तान टेररिज्म पे कुछ भी बोलने लगता है तो भारत कहता है ये कौन बोल रहा है। ऐसी बातें होती हैं कि मतलब ये वो बोल रहे हैं जिनकी भूमि से ही ये जन्म लेता है। द ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ टेररिज्म, द परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म, दे आर गिविंग अस लेसन्स ऑन द टेररिज्म। मतलब व्हाट इज दिस? तो ये कहानी है। ओके, चलिए। तो कई बार आप कहते होंगे इंडिया डोजियर देता रहता है पाकिस्तान को कि देखो आपके लोगों ने हमारे यहाँ ये किया। इंडिया प्रूफ करता रहता है, आके दिखाता रहता है कि ये सेल फ़ोन के रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, ये इनके पास है जो एम्यूनेशन मिला उन पे लगी स्टैम्प्स है हमारे पास, इनके जूतों और वर्दियों में लगा ये है। तो आप सोचते हैं कि ये क्या करते रहते हैं, इससे कोई उन पर कार्रवाई तो होती नहीं क्योंकि वो तो वहीं उसी मुल्क में। ये सब जब वो करता है तो वो अल्टीमेटली इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये इस्टेब्लिश कर देता है कि उन्हीं का काम है। इसी वजह से फिर जब वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ बोलता है तो सारे फिर चुप रहते हैं कि सही बोल रहा है भाई, क्योंकि प्रूफ भी किया है उसने। ये होती है कहानी। तो हमें प्रमाणित करना होता है ये, उससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। ओके, सो आगे, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, चाइना एटसेट्रा आर इन फेवर ऑफ अ 10-year कमिटमेंट पीरियड। ये कहते थे कि जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत INDCs का पीरियड है, कमिटमेंट पीरियड 5-5 साल का ना हो के 10 साल का हो। क्योंकि कौन से मुल्क हैं आप देख सकते हैं, इंडिया है, चाइना है, डेवलपिंग नेशंस हैं। क्यों? उनका मानना था कि थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिले, थोड़ा ज़्यादा टाइम मिले, ताकि हम अपनी डेवलपमेंट को भी फोकस करें और फिर चीज़ें भी साथ में चलें। लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट्स इस बात पर अड़ा था कि नहीं, इसको टाइम को 5 साल करो, इसको 5-5 साल पे करो ताकि रिव्यू क्विकली हो सके, ताकि रिजल्ट्स क्विकली लिए जा सकें और 2 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर को रोका जा सके। तो डेवलपिंग नेशन उनको कहते भी थे कि आपके लिए तो आसान है 5-5 साल, या आप तो सब करके बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर निकल लिए, अता पता कोई चला नहीं। अपने अपने लेवल पर इंडिविजुअल डील करते रहते हैं। चाइना के साथ अपने लेवल पर इंडिविजुअल डील ब्रेक किया आपने क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए। मतलब वो डील्स जो आपके डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए सहज हैं वो आप करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात अगर जायज़ है तो रखवाइए और मनवाइए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अलग हो जाते हैं। फिर अपने इंडिविजुअल लेवल पर अलग अलग मुल्कों के साथ आप क्लाइमेट चेंज के पैक्ट करके दुनिया को बताते हैं कि मैं सिर्फ इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स का हिस्सा नहीं हूँ, पर अदरवाइज़ ये मेरे पैक्ट देखिए, मैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के संजीदा हूँ। कहते हैं वो इसलिए क्योंकि दो मुल्कों के बीच में बात होना, जल्दी सहमत हो जाते हैं, सहमति बनाना आसान रहता है और आप अपनी शर्तों पर सहमति बना सकते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब सहमति बनानी हो तो इतनी डाइवर्स रेंज की कंट्रीज़ होती हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, कंट्रीज़ इन ट्रांजिशन होती हैं, सबको कन्विंस करना है। फिर सारे कहते हैं नहीं ये आप गलत बोल रहे हो, ऐसा करो वैसा करो, तो फिर कहते हैं बाहर ही निकल रहे हैं, फिर निकलो, फिर करो। तो दैट इज़ द थिंग। तो अमेरिका चाहता था कि रिव्यू क्विक हो,
लेकिन भारत, चाइना जैसे डेवलपिंग मुल्क चाहते थे कि रिव्यू 10-10 साल पर हो ताकि हमें भी सांस मिल सके, क्योंकि ये पहला ऐसा अग्रीमेंट होने वाला था, पेरिस अग्रीमेंट, जिसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग का भेद खत्म कर दिया गया था और इसमें सबको ही पार्टी बना करके सबको ही जिम्मेवारी दे दी गई थी, सबको शामिल कर लिया गया था ना। इसके पहले क्योटो प्रोटोकॉल के तहत तब तक ये हो रहा था कि टारगेट्स और जिम्मेदारियां डेवलप्ड नेशंस पर डाली गई थी, लेकिन 2015 के पेरिस अग्रीमेंट के तहत जिम्मेदारियां तो अब सब पर डलेंगी। हाँ, डलेंगी अलग अलग स्तर पर, और सबसे बड़ी बात की वॉलेंटरली डलेंगी। सबको बोला अपने हिसाब से डिटर्मिनेशन जो भी डिटरमाइन करते हो कॉन्ट्रीब्यूशंस, वो रिपोर्ट कर देना हमको आकर के, फिर हम उस रिपोर्ट को जांचेंगे। तो इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते थे कि अब हमने जिम्मेदारी तो उठाई है भाई, हम आएंगे आपके साथ, लेकिन समय चाहिए हमें 10-10 साल का। लेकिन अमेरिका कहता था कि नहीं, 5-5 साल के तहत आपको ये करना है। तो इंडिया, यूरोपियन यूनियन, चाइना एटसेट्रा आर इन फेवर ऑफ अ 10-year कमिटमेंट पीरियड। हाउएवर द यूनाइटेड स्टेट वांट्स 5-year कमिटमेंट पीरियड सो दैट द कंट्रीज कैन मेक अ क्विकर रिव्यूज़। अगला कहानी, अब कई कंट्रीज ऐसी भी थी जो ये कह रही थी कि जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे, हर कंट्री अपने अपने लेवल पर जो एक कमिटमेंट लिख के लाएगी कि मैं ये कमियां करूंगा ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस में, मैं ये सुधार करूंगा, इसको असेसमेंट के घेरे में ले लो। हम इसको, जो हमारी जो कोई बॉडी क्रिएट होगी वो इसका असेसमेंट करेगी कि इसने कमियां की कि नहीं की। तो फिर भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और करता आ रहा है। अमेरिका ने भी इसका विरोध किया कि ये नहीं हो सकता, ये तो फिर सारा पर्पज़ ही वायलेट हो गया, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन तो वॉलेंट्री है, तो फिर उसका नेशनली डिटरमिन्ड कैरेक्टर क्या रहा, वो तो आपका डिटरमिन्ड कैरेक्टर हो गया। तो पेरिस अग्रीमेंट की ब्यूटी ही यही है ना। क्या ब्यूटी है? अब तक के जो अग्रीमेंट रहे वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते थे, ऊपर से नीचे ऑर्डर आना। लेकिन पेरिस अग्रीमेंट क्या है? बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर जाना। मतलब कि सभी मुल्कों को अधिकार दे दिया कि जाओ अपने अपने घर जाओ, जाओ तय करके आओ कि कितना कितना क्या करना चाहते हो, गो एंड एंजॉय। अपने लेवल पर अपने अपने किसानों से बात करो, अपनी इंडस्ट्री से बात करो, अपने लोगों से बात करो, आदिवासियों से बात करो, दलितों से बात करो, सबसे पिछड़ों से बात करो। और COP28 में तो एजेंडा भी लिया गया है कि इंक्लूसिव बनाना इसको, तो सबसे बात करो और फिर इस हिसाब से आपका जो भी नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन होगा वो हमें इंटेंशन अपना दे देना। तो ये तो वॉलेंट्री कैरेक्टर है, इसे असेसमेंट लेवल पर रख लेंगे तो ये तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए वर्ड इज द स्टॉक टेक। स्टॉक टेक वर्ड क्यों है कि आपने 5 सालों में जो आपने खुद वॉलेंटरली कोई डिटर्मिनेशन किया था कि आप इतना कंट्रीब्यूशन करेंगे, वी विल टेक स्टॉक टू दैट, इसलिए असेसमेंट नहीं बोला उसको। ओके, तो कुछों ने कहा था कि असेसमेंट करना है, असेसमेंट वाला फॉर्मूला अपनाना है, तो भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया। इसका भी पक्षधर भारत ही है कि नहीं, ये वॉलेंट्री रहेगा, असेसमेंट वाला गेम नहीं आएगा, वरना फिर हम निकल रहे हैं डेवलपिंग कंट्री में। जाओ फिर, तुम इसको क्योटो प्रोटोकॉल बनाना चाहते हो तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसके अंदर बाइंडिंग थी चीज़ें। बाइंडिंग क्या थे? टारगेट्स बाइंडिंग थे। लेकिन इसके अंदर जो है टारगेट्स बाइंडिंग नहीं है, रिपोर्टिंग बाइंडिंग है। पेरिस अग्रीमेंट के तहत टारगेट्स बाइंडिंग ना होकर के रिपोर्टिंग बाइंडिंग है। क्योटो प्रोटोकॉल में टारगेट्स बाइंडिंग थे। अगर इसको भी हम असेसमेंट वाले फैक्टर में ले आए तो फिर तो बाइंडिंग हो जाएगा कि आपने तो कहा था कि इतना एमिशन कट करना है, इतना हुआ नहीं, ये तो करना पड़ेगा आपको। इंडिया कहेगा करना पड़ेगा मतलब यार मैंने बोला था नहीं हुआ, कोशिश की मैंने पूरी, नहीं हुआ, और ये वॉलेंटरली था। वो कहेंगे नहीं नहीं वॉलेंटरली नहीं है, इसको असेसमेंट में रखा है हमने। तो फिर इसलिए इंडिया ने इस शब्द का विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर यही है कि सम कंट्रीज वांट एन असेसमेंट ऑफ ईच कंट्रीज इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, यानी कि INDC, टू सी वेदर दीज आर इन लाइन विद द ग्लोबल 2 डिग्री टारगेट। बट इंडिया एंड US strongly resent any such provision, saying such an exercise will negate the nationally determined nature of the contributions. तो कुछ कंट्रीज ने कहा कि असेसमेंट करेंगे कि आपके लिए हुए टारगेट ग्लोबली 2 डिग्री टेम्परेचर रखने वाले से मैच कर रहे हैं कि नहीं, वरना फिर हम आल्टर करा देंगे। तो भारत ने और US ने इस सिचुएशन का भी खंडन कर दिया कि नहीं, फिर तो नेशनली डिटरमिन्ड जो नेचर है उसका वो तो खत्म ही हो जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशंस का। देखो कितना बोल रहा है भारत, कितनी बातें कर रहा है, कितनी चीज़ों में दिशा दे रहा है। तो आपसे कोई पूछे कि भारत विश्व स्तर पर किन बड़े मंचों पर दिशा देने में सफल हुआ है, तो बताइए कि सबसे बड़ा मंच इस समय जो चल रहा है वो पर्यावरण को लेकर के चल रहा है, जलवायु परिवर्तन को लेकर के चल रहा है, और उसकी बहुत सी दिशाएं, उसको बहुत से आयाम देने में भारत ने ही अहम भूमिका निभाई है। जैसे कि भारत की ये विचारधारा ही आज मुख्यतः पेरिस अग्रीमेंट और क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस का बेस बन रही है। ओके, तो ये आपको बताना है, आपको पक्ष रखना है, वरना वहाँ पता ही ना चले कि इंडिया क्या बोल रहा है।
इंडिया एक्सप्लेन्ड, इंडिया ने अपनी बात कैसे रखी आगे फर्दर, और कि हाउ इट विल रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी, कि वो क्या क्या कदम उठाएगा। क्योंकि जब आप यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ लीडर, देन आपको क्लियर कट एक रोड मैप दुनिया के सामने रखना है कि मैं ये करने वाला हूँ, ये मैं पुख्ता कदम उठाने जा रहा हूँ। आप आइए देखिए मुझे और बताइए कि क्या मेरी बातों में सब्सटेंस है कि नहीं है। जो मैं क्लाइमेट चेंज के प्रोग्राम्स को दिशा देने की बात कर रहा हूँ, वो दिशा मैं अनसब्सटेंशियली देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब्सटेंस वाइज बात करने जा रहा हूँ, और ये मेरे प्रयास रहने वाले हैं। हमने आपको पॉलिसी के वाईएसी लेक्चर के शुरुआती हिस्से में ये बातें बताई भी थी, जैसे कि so India explained how it will reduce emission intensity. First introduce new more efficient and cleaner technologies in thermal power generations. तो जो थर्मल पावर प्लांट हैं जो कोयले से बिजली बनाते हैं, वहाँ पर नई ज़्यादा एफिशिएंट और साफ तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि मोर एफिशिएंट बने, कम कोयला लगे। क्लीनर टेक्नोलॉजीज़ मतलब कि कम से कम हार्मफुल गैसेस एमिट हों, अगर हों तो वहीं पर कैप्चरिंग के इक्विपमेंट्स भी लगाए जाएंगे कि कार्बन कैप्चर कर लिया जाएगा, या फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स लगाएंगे कि फिल्टर करके उनको छोड़ा जाएगा पर्यावरण के अंदर। ओके, तो इस तरह से नई ज़्यादा एफिशिएंट साफ तकनीकों से लैस होंगे हमारे थर्मल पावर प्लांट्स। तो ये भारत ने कहा कि हम ये करेंगे। सेकंड, भारत ने कहा कि रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशंस, और हमने आपको ये बताया ही था कि भारत ने BS6 जैसे नॉर्म्स लागू किए, वो इसीलिए लागू किए कि हम ये कर पाएँ। तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को टारगेट में लिया कि हम उसमें से एमिशन घटा देंगे। थर्ड, प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी इन इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग्स एंड अप्लायंसेस। हम बिल्डिंगों में जितनी भी दफ्तर, हाउस होल्ड, एवरीवेयर हमारे जितने भी अप्लायंसेस जैसे कि AC, हमारे इंडक्शन चूल्हे, एवरीथिंग, हमारे सभी अप्लायंसेस में से, सभी बिल्डिंग्स में से, ट्रांसपोर्टेशन में, इंडस्ट्री में, सभी जगह हम एनर्जी एफिशिएंसी को पहले से ज़्यादा बढ़ा देंगे, ताकि वो कम से कम कार्बन बेस्ड फ्यूल्स कंज्यूम करके भी उतनी आउटपुट दें जितनी रिक्वायर्ड है, और ज़्यादा आउटपुट दें। तो दैट वी विल डू। ओके, इसलिए आपने देखा होगा दुनिया भर में तेज़ी से कंट्रीज़ हाइब्रिड व्हीकल्स की ओर शिफ्ट हो रही हैं, ताकि वो उतने ही कार्बन बेस्ड फ्यूल्स को कंज्यूम करके ज़्यादा माइलेज दें आपको। जैसे आप कम स्पीड पर चला रहे हैं, इकोनॉमी की रेंज में चला रहे हैं, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली आपकी इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो गई है, वो उस पर चल रही है, या गैस पे शिफ्ट हो गई है। आप उसको ज़्यादा स्पीड लेना चाहते हैं, ज़्यादा पावर, ज़्यादा स्ट्रेंथ लेना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली डीजल या पेट्रोल में शिफ्ट हो जाएगी। तो कई गाड़ियाँ हाइब्रिड वर्जन में आ रही हैं। आप चौक चौराहे चौरस्ते पर खड़े हैं, गाड़ी ऑटोमेटिकली आपकी स्विच ऑफ हो जाएगी, तो और वो स्टैंड स्टिल हो जाएगी। आपने दोबारा से क्लच दबाया, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, अब आप जाइए, तो उतनी देर तक आपका फ्यूल बर्न नहीं होगा। इस तरह की तमाम चीज़ें करके आप एफिशिएंसी को अचीव करेंगे। तो आपने देखा होगा इन्वर्टर, ACs, तमाम ऐसी चीज़ें, ये इसी चीज़ों, रेफ्रिजरेटर्स आज कितना कम चलते हैं पर ठंडा पहले जितना ही करते हैं। और आज कितना कम बिजली का बिल आता है रेफ्रिजरेटर से, पहले कितना आता था। वॉशिंग मशीन्स कितना कम बिल आता है अब, पहले उन्हीं से कितना ज़्यादा आता था। रूम हीटर्स की भी टेक्नोलॉजीज़ बदल दी गई हैं। पहले भारी भरकम वो देसी रूम हीटर आया करते थे, अब वैसे नहीं आते। पहले सीधी रॉडें बाल्टियों में जाती थी, लेकिन अब वाले गीज़र बदल चुके हैं पहले से। हीट बहुत क्विक करते हैं, लेकिन उतना बिजली का बिल नहीं उड़ाते हैं वो लोग। तो ये चीज़ें बदल रही हैं पहले के मुकाबले। क्यों? आपने देखा आज के गीज़र्स, पहले गीज़र्स मेटल मटेरियल, लेकिन आज के गीज़र्स का मटेरियल इंसुलेटेड मटेरियल है पूरा। वो जो प्लास्टिक है, ऑसम, इट इज़ हाईली इंसुलेटेड मटेरियल। पानी एक बार गर्म करिए, 10-10, 12-12 घंटों तक उसी गर्मी के साथ गर्म पड़ा है उसके अंदर। तो ये कितनी बिजली कम खपेगी अब। लेकिन पहले वाले हीटर में बार बार जल्दी करो ठंडा हो जाएगा, जल्दी करो पानी। और मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट, पानी अंदर गर्म हुआ, हीट सारी बाहर उड़ा के मारता था, फिर आधे घंटे बाद नहाने जाते थे, फिर ठंडा पड़ा है, फिर जलाओ बटन। लेकिन अब पानी गर्म करके चिल मारो, 10-10, 12-12 घंटे में सारे एक एक बाल्टी लेके नहाओ, एंजॉय द लाइफ। हालांकि सारा दिन नहाते नहीं रहना, इस बात का भी ख्याल रखना। तो मतलब ऐसी चीज़ें करनी है, मतलब ये मैंने आपको, आप प्रैक्टिकली अपने आसपास देख सकें, ताकि आपको ये लाइन याद रख सके कि भाई एफिशिएंसी से मतलब क्या, बिल्डिंगों में एफिशिएंसी से मतलब क्या, वाहनों में एफिशिएंसी से मतलब क्या, अप्लायंसेस में एफिशिएंसी से मतलब क्या, इंडस्ट्री से एफिशिएंसी से मतलब क्या, आपको पता लग सके, तो आप उसको इमेजिन कर सके। अगला, डेवलप क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, मतलब कि आप ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसे ब्रिजेस, ऐसे डैम्स, ऐसी हाउसिंग प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग्स, तमाम चीज़ें इस मैनर में बनाइए कि वो विद स्टैंड कर सके साइक्लोन्स के साथ, फ्लड्स के साथ, बढ़ते हुए जल स्तर के साथ। मतलब आज की डेट में जो भी क्लाइमेट चेंज के कारण आने वाले डिज़ास्टर्स हैं, आपकी बिल्डिंगें, आपका घर बनाने का तरीका, आपके डिज़ाइन, आपका मटेरियल उनके साथ विथस्टैंड कर सके। अभी अभी आप सबने देखा जापान में 7.6 रिक्टर स्केल का
भूकंप आया, लेकिन उसकी खास बात क्या थी? कोई बिल्डिंग गिरती दिखी आपको? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ब्रिज पर एक फ्लाईओवर पर गाड़ियाँ खड़ी थी, इतने कॉन्फिडेंट थे वो लोग, कोई हसल नहीं मचाई उन्होंने। फ्लाईओवर पर गाड़ी पूरी हिल रही, खड़ी कर ली, दे नो कि हमारा फ्लाईओवर नहीं गिरेगा। उनको कॉन्फिडेंस था। वरना अपने इधर फ्लाईओवर पे गाड़ी भूकंप आने लगे, उनको होगा कि फ्लाईओवर से पहले नीचे उतारो भाई, गिरा तो ये पहले गिरेगा। लेकिन वहाँ पे चिल मार के लोग एक दूसरे पे चढ़े नहीं, एक्सीडेंट्स नहीं किए, कंफर्ट। वाई? दे आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हमारे यहाँ स्टैंडर्ड्स जो फॉलो हुए हैं किसी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए, ना मटेरियल्स वाइज, ना डिज़ाइन वाइज, ना लोड वाइज, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, ना ही अर्बन प्लानिंग वाइज। जितना डिस्टेंस घरों से घरों का होना चाहिए, बिल्डिंगों का, व्यापारिक बिल्डिंगों का घरों से होना चाहिए, जितना गैप आना चाहिए, जितनी ऊंचाई होनी चाहिए, सब स्टैंडर्ड फॉलो हुए हैं प्रॉपर। इसकी वजह से ही सुनामी से जरूर नुकसान हुआ है, लेकिन अर्थक्वेक से उनका नुकसान नहीं हुआ। ओके रिपोर्ट थे वो सारे, पूरा हिला लेफ्ट राइट, लेकिन सब बचा हुआ है, क्योंकि उन्होंने उसके साथ रहना सीख लिया। उनको पता है आए दिन हमारे भूकंप आएंगे। जापान है ही ऐसा, 3-3 प्लेटों के मुहाने पर खड़ा है, तो आने तो हैं ही हैं, लेकिन वो रेडी है उस चीज़ के लिए। आप भी इस तरह से एक रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से अब ये चीज़ें आ रही हैं। फ्लडिंग्स अब आए दिन की बात हो गई है, अर्बन फ्लडिंग आए दिन की बात है। अपने आप को तैयार करिए उन चीज़ों के लिए। भारत इन चीज़ों में निवेश करेगा, भारत पैसा लगाएगा कि हम क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, कम पानी लेकर के खेतों की उपज ज़्यादा बनानी है हमें, कम कीटनाशक और कम फर्टिलाइज़र डाल करके भी हमें पैदावार को बनाए रखना, फिर बढ़ाना भी है। इसलिए भारत लगातार पिछले 4 बजटों से हर साल ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के पर एम्फेसाइज कर रहा है कि हमने इतना बजट रखा है कि इस पर आए किसान। तो धीरे धीरे किसान, पहले तो नियम बनाया, एक ट्रेंड बनाने की कोशिश की गई कि धीरे धीरे किसान केमिकल फर्टिलाइज़र्स के साथ साथ धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करे, यानी कि जो प्राकृतिक खाद है उसका उपयोग करे। इसकी वजह से केमिकल फर्टिलाइज़र्स की जो खपत है वो घटे, तो उसकी पैदावार भी। और केमिकल फर्टिलाइज़र्स बनाने में ही तो बेअंत पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती हैं, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। तो उसकी डिपेंडेंस हम रिड्यूस करें, धीरे धीरे शिफ्ट करना है, ताकि पैदावार ना मरे, ताकि गरीबी को कोई नुकसान ना हो। गरीबी मारनी है हमने, ताकि भुखमरी ना आ जाए, ताकि किसान की आमदन ना बर्बाद हो जाए, ग्रामीण इलाके ना पिछड़ जाएं। अच्छा, दूसरी तरफ भूमि की क्वालिटी इससे इम्प्रूव होगी, इकोसिस्टम इससे बेहतर होगा, क्योंकि जो नेचुरली पेस्टिसाइड्स की बजाय जो नेचुरली हमारे पास इस तरह के कीट हैं जो भूमि में उनको मारते हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं, ऐसे कीटों को हम बचा पाएंगे अगर हम ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल करेंगे। तो हम सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। सॉइल टेस्टिंग कितनी ज़्यादा कर दी भारत ने, क्यों? क्योंकि जितनी सॉइल को नीड है, जिस प्रोपोर्शन में, जितने अमाउंट में, उतना ही फर्टिलाइजर केमिकल डाला जाए, ना तो किसान की जेब पर ज़्यादा खर्चा पड़े, ना ही अनड्यू फर्टिलाइजर ज़मीन में जाएं और पानी में घुल करके नदियां तालाबों में जा करके उनकी हेल्थ बिगाड़े। तो ओवरऑल इकोलॉजी और इकोसिस्टम को बचाने के लिए ये चीज़ें हम कर रहे हैं। तो यही सब करना है, और क्या करना है, यही करना है। ऐसे ही यही क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर ऐसे ही बनाना है हमको। ओके, तो हमने फसलें, बीज ऐसे बनाने हैं कि फसलें विद स्टैंड कर सकें एक्सट्रीम ड्रॉट्स एंड फ्लड्स के साथ, हमने ऐसे बनाने हैं, बीमारियों के साथ लड़ सकें, हमने इसमें निवेश करना है, कम पानी लगा करके ठीक ठाक फसल, अच्छी फसल हो। और जिस क्लाइमेटिक रीजन की जो क्रॉप है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन सिस्टम फॉलो करना है, जिस क्लाइमेट रीजन की जो क्रॉप है उसमें वही लगवानी है, ऐसा कोशिश करनी है। तो क्रॉपिंग पैटर्न देश भर में एग्रो क्लाइमेटिकली अलाइंड हो, इस बात का फोकस करना है। आई बात समझ में? और अच्छे क्रॉपिंग साइकिल्स बनाने हैं, डाइवर्सिटी लेके आनी है, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, तो वही सब चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा, अगला है, 5वां है कि भारत ने प्रॉमिस किया कि वी परस्यू जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट पॉलिसी अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम। अच्छा, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट पॉलिसी क्या है? इसके तहत आपको सर्टिफिकेट मिलता है जिसको कहते हैं जेड सर्टिफिकेट, ZED, जेड सर्टिफिकेट। ZED का मतलब जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, जेड से जीरो, जीरो 2 बार, ई से इफेक्ट, डी से डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। ये क्या है? देश के माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, MSME सेक्टर, जो कि देश में बड़ी भूमिका निभाता है। भारत के टोटल यानी कि ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में 48% कॉन्ट्रीब्यूशन MSME सेक्टर का है, छोटे उद्योगों का। 110 मिलियन एम्प्लॉयमेंट MSME सेक्टर से आ रही है।
30% तक भारत की ओवरऑल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एमएसएमई सेक्टर का है। लगभग आधा एमएसएमई सेक्टर भारत के ग्रामीण इलाकों में स्थापित है, जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी बड़ी भूमिका है। ऐसे एमएसएमई सेक्टर के तहत हमने ये कोशिश की है कि जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट पॉलिसी को हम लागू करेंगे। 2016 में ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज के द्वारा इस योजना को लाया गया। ये बड़ी ज़बरदस्त है भारत के कमिटमेंट्स के तहत। क्या है इसकी भूमिका? इसकी भूमिका ये है कि हमारे देश में अब से हम प्रोडक्शन में कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम प्रोडक्शन में इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव्ड टूल्स और हायर प्रोडक्टिविटी, इन मंत्रों पे फॉलो करेंगे। हम पहले से बेहतर टेक्नोलॉजी, पहले से बेहतर टूल्स और पहले से ज़्यादा पैदावार करेंगे, प्रोडक्टिविटी एनहांस करेंगे। क्यों? टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, टूल्स इंप्रूव होंगे और स्टिल ये इंप्रूव करके हमारी प्रोडक्टिविटी जब इंप्रूव हो जाएगी तो लोगों की एक तो ज़रूरतें पूरी होंगी, लेकिन टेक्नोलॉजी और टूल्स के इंप्रूव होने से कम असर हमें एनवायरनमेंट पे करना है। ये है इसका गुरु मंत्र। Why do you need to improve the technology and tools so that you can impact the environment in a far lesser manner? अब बहुत कम प्रभावित करें एनवायरनमेंट पर। मतलब आपको किसी भी तरह से गैसियस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में बहुत रिड्यूस कर देना है पॉल्यूटेंट्स। जो पॉल्यूटेंट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फॉर्म में, बहुत रिड्यूस करना है आपको। ये किसकी मदद से? अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे टूल्स की मदद से। तो ये अच्छी टेक्नोलॉजी पर एम्फेसाइज करता है, ये अच्छे टूल्स पर एम्फेसाइज करता है, ये ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पर एम्फेसाइज करता है। इसके लिए कई सारे कदम उठाने हैं। जो भी उन कदमों की पालना कर रहा है उनको जेड सर्टिफिकेशन दिया जाएगा और इस तरह की चीज़ों की पालना कर जेड सर्टिफिकेशन मटीरियल ग्लोबल मार्केटों में धड़ाधड़ बिकेगा, क्योंकि उन मार्केटों में इसकी एंट्री होगी, लिखा होगा जेड सर्टिफिकेट अप्रूव्ड मटेरियल। तो वो कहेंगे ओके, ये पर्यावरण प्रेमी प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट कौन सा है? पर्यावरण प्रेमी प्रोडक्ट। इसने पैदा होने के समय कम से कम गैसियस, लिक्विड और सॉलिड वेस्ट क्रिएट किया। तो हमें टेक्नोलॉजी, टूल इंप्रूव करते हुए, प्रोडक्शन प्रोसेसेस इंप्रूव करते हुए प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। जीरो डिफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फॉर्म में कम से कम हमको वेस्ट क्रिएट करना है और कम से कम रिसोर्सेज वेस्ट करने हैं। जीरो डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट्स, जीरो डिफेक्ट ऑन द प्रोडक्ट, ये कंज्यूमर को सर्व। जीरो इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, इफेक्ट माने एनवायरनमेंट पे जीरो इफेक्ट, डिफेक्ट माने प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट नहीं। तो इस तरह से हमने एमएसएमई सेक्टर को इसमें ऑन बोर्ड लिया और लगभग 2021-22 का आंकड़ा बनाता है कि 25,000 एमएसएमईज ने खुद को रजिस्ट्रेशन कराया है जेड सर्टिफिकेशन के लिए कि हमें जेड सर्टिफिकेशन चाहिए। इसके तहत ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम लेवल की जेड सर्टिफिकेशन दी जाती है। जो सबसे टॉप जेड नियम निभा रहा है उसको प्लैटिनम जेड सर्टिफिकेशन, जो निचले स्तर पर निभा रहा है उसे ब्रॉन्ज लेवल की जेड सर्टिफिकेशन इशू की जाती है। और लगातार लाल किले के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में कहते हैं कि भारत ने जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट की योजना दी है। भाइयों बहनों, भारत विश्व स्तर पर पर्यावरण को लेकर के सजग है, युवाओं में रोजगार बांटने को लेकर के सजग है, भारतीय प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरे, इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़े, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। इन सब के लिए हम ये योजना लेकर के आ रहे हैं और पर्यावरण पर दबाव घटे। तो जब वो लाल किले से ये कहें, आपको ये समझ आना चाहिए। और अगर आपको कोई कहे कि भारत के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की दिशा में क्या क्या कदम है, एक जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट पॉलिसी भी है, तो आप उस ऑप्शन को क्लिक करिए कि यस वो है। अगला है, वो पॉइंट मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैंने अभी लेक्चर के शुरुआती अंगों में वो लिख दिया था कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को एनहांस करने वाले हैं, तो वो मैंने नहीं लिखा। लेकिन इसमें जो अगला है, जो अभी अग्रेसिवली वर्ड लिखा है, बाकी लिखता हूँ। अग्रेसिवली भारत हाइड्रो पावर डेवलपमेंट की ओर आगे परस्यू करेगा। इंडिया विल डेवलप हाइड्रो पावर एग्रेसिवली, क्योंकि अभी समय के लिए अगर आपको थर्मल पावर को रिप्लेस करना है तो हाथ में जो आपके माल है वो हाइड्रो पावर है, वो एक वायबल ऑप्शन बनता है। तो फिर खड़े पैर थर्मल पावर को रिप्लेस करने के लिए अग्रेसिवली हाइड्रो पावर में जाएंगे और फिर धीरे धीरे स्टेबलाइज करेंगे, बायोमास के वाया पावर डेवलप करके, सोलर पैनल्स के वाया पावर, सोलर पावर डेवलपमेंट के वाया और विंड पावर डेवलपमेंट। सो सोलर, विंड, बायोमास करेंगे, आगे कर रहे हैं। लेकिन खड़े पैर तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हाइड्रो पावर पे करें, क्योंकि कंधे से कंधे पहला वो भी मिला के चल रहा था थर्मल पावर के साथ, और थर्मल को अपन को फेज डाउन करना है जल्दी। मैं आगे लिख रहा हूँ। सो अग्रेसिवली परस्यू डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर, जो मैंने अभी बताया लिख दिया। नेक्स्ट 7th, अचीव द टारगेट ऑफ 63 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय 2032।
2032 तक जो हमारी इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी होगी 63 गीगावाट तक पहुंचा दी जाएगी। ये भी इसी का हिस्सा है। नेक्स्ट 8th पॉइंट इज फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन एंड अदर प्रोग्राम्स ऑफ एफॉरेस्टेशन। जंगल लगाने के जो हमारे दूसरे प्रोग्राम हैं और ग्रीन इंडिया मिशन को हमें 2014 में ग्रीन इंडिया मिशन आया, जिसके तहत आपको 2 चीज़ें करनी हैं। आपको पहली चीज़ तो प्रोटेक्ट करने हैं फॉरेस्ट, रीस्टोर करने हैं फॉरेस्ट और एनहांस करनी है फॉरेस्ट की क्वालिटी। इन चीज़ों के लिए आपको जिन चीज़ों पर स्पेसिफिकली फोकस करना है वो मैनग्रोव्स हैं, वो वेटलैंड्स हैं और वो क्रिटिकल हैबिटेट्स हैं। द क्रिटिकल हैबिटेट्स जो इस समय खतरे के मुहाने पर खड़े हैं, वो घरौंदे जानवरों के, पक्षियों के, आपको उन्हें बचाना है। सो यू नीड टू फोकस ऑन द वेट मैनग्रोव्स स्पेसिफिकली, वेटलैंड्स एंड द क्रिटिकल हैबिटेट्स, एंड यू नीड टू प्रोटेक्ट, यू नीड टू रीस्टोर एंड यू नीड टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ द फॉरेस्ट। ओके, तो हमने ग्रीन इंडिया मिशन के तहत ये टीचा लिया है। चिंता बिल्कुल मत करिए, ये सारे लेक्चर के दौरान और पिछले लेक्चर के दौरान जो भी ऐसे मिशन या जो भी ऐसी कोई प्रोग्राम या पॉलिसी आया है, इन पर कंटेंट लिखवाएंगे आपको स्पेसिफिकली। ओके, इन पर आपको स्पेसिफिकली कंटेंट लिखाएंगे, 5-5, 6-6 लाइनें जो ज़रूरी हैं, जिससे आपका ये कंप्लीट हो जाएंगे। वो अलग से भी कंटेंट बन जाएगा और वो इसका भी हिस्सा हो जाएगा। ओके, अभी तो मैं बस बात समझ आए इसलिए एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, ब्रीफ में हम लिखवाएंगे। नेक्स्ट, डेवलप 1,40,000 किलोमीटर लॉन्ग ट्री लाइन ऑन बोथ साइड्स ऑफ नेशनल हाईवे। कई बारी हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, वो इसकी बात कर चुके हैं और आप हाईवे पर देख भी लीजिएगा कि ट्री लाइन बनाई जा रही है, पौधे लगाए जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, कार्बन सीक्वेस्ट करेंगे ना ये। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे, यानी कि रिसोर्सेज को उसी मैनर में कंज्यूम करेंगे कि वो हमारी डेवलपमेंट की ज़रूरतों को पूरा करें और भविष्य के लिए भी वो रिसोर्सेज बचे रहें। यानी कि हम उनके वेस्टेज को कंटेन करेंगे, हम उनकी क्वालिटी को प्रोटेक्ट करेंगे और हम अपने प्रोडक्शन मैकेनिज़म्स में एफिशिएंसी लेकर के आएंगे और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी वो रिसोर्सेज बचा के रखें ताकि वो अपना विकास भी कर सके। दैट विकास इज सतत विकास, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट्स डेवलपमेंट विच इज़ सस्टेनेबल, सस्टेन करने लायक विकास जो टिकेगा, चलेगा, टिकाऊ विकास। नेक्स्ट इज डेवलप रॉबस्ट अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज फॉर एग्रीकल्चर, वाटर एंड हेल्थ सेक्टर्स। हम अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज लेकर के आएंगे, एग्रीकल्चर अडेप्ट कर सके क्लाइमेट चेंज के साथ, वाटर अडेप्ट हो सके, हेल्थ सेक्टर हमारा अडेप्ट हो सके। जिस तरह की चुनौतियां क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें मिल रही हैं लगातार, आप देख सकते होंगे मानसून के पहले हीट वेव्स का एक दौर चल पड़ता है और लोग परेशान हो जाते हैं, बेदल हो जाते हैं, कई तरह के स्ट्रोक्स आ रहे हैं आज की डेट में। तो पर्यावरण के आ रहे इन बदलावों के वजह से जो तापमान बढ़ रहा है, इससे कई बीमारियां, खास तौर पर जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ की सिचुएशन है, पहले से कोई बीमारियां हैं या जो थोड़े ओवर एज्ड पॉपुलेशंस हैं और छोटे बच्चे, ये कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप दिल्ली में हाल देखिए, गैस चैम्बर बन गया था वो अभी पीछे, उसकी वजह से पल्मोनरी डिजीज़ से जुड़ी समस्याएं, यानी कि फेफड़ों से सांस लेने से जुड़ी समस्याएं, एलर्जीज़ के इश्यूज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, नॉइज़ पोल्यूशन, कान की समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, नींद में अड़चनें आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अगर देखें तो हमें एक रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम क्रिएट करना है जो लोगों को तैयार कर सके कि वो बदलते जलवायु के साथ जी पाएँ। वो हम करेंगे। तो इसके तहत हम क्या करने जा रहे हैं, रीडिज़ाइन करेंगे नेशनल वाटर मिशन को। हमारा जो नेशनल वाटर मिशन है, जिसका मेन एम ही है कि जो वाटर है उसे हमें पहले तो कंजर्व करना है। सबसे पहले वी नीड टू कंजर्व इट, वी नीड टू प्रोटेक्ट इट। सेकंड, हमें वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। थर्ड, हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसका लोगों को इक्विटेबली बांटना है। ओके, तो हम नेशनल वाटर मिशन को रीडिज़ाइन करेंगे। हम नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर काम करेंगे। तो इस तरह से हम अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज तैयार कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज एक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स लाइक नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर अभी समझा के हटाऊँ, उस नेशनल इनिशिएटिव को हम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर सेटिंग अप ऑफ 100 मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज, मैंने पहले ही समझा दिया था। सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज स्थापित करेंगे मोबाइल कैरेक्टर की, जो घूम घूम करके लोगों की चेकिंग कर दें। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड्स टू फार्मर्स, हम सॉइल हेल्थ कार्ड्स उनको देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। अगला 13th, एडिशनल इम्पेटस ऑन वाटरशेड डेवलपमेंट थ्रू नीरांचल स्कीम। हम वाटरशेड, ये कुछ नहीं है, नीरांचल स्कीम क्या है कि ये वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा समर्थित इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है भारत का, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम IWMP
ये उसी के तहत काम होने वाला है। नीरांचल स्कीम वही है। तो वाटरशेड क्या है, एक नदी में कहाँ कहाँ से पानी आ रहा है, इट इज़ अ वाटरशेड एरिया। हम ओवरऑल उसको डेवलप करेंगे, उसकी वहाँ पर पेड़ों का रख रखाव रखा जाएगा, वाटर की क्वालिटी को बेहतर किया जाएगा, वाटर के सारे रिसोर्सेज को कंजर्व करने की कोशिश की जाएगी, वेस्टेज को रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। तो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम यही है, और इसी के तहत हम इसे कह रहे हैं द वाटरशेड डेवलपमेंट, हम थ्रू द नीरांचल स्कीम। तो कोई पूछ ले नीरांचल स्कीम क्या है, वो यही है। नेक्स्ट वन इज द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा। ये आप ज्योग्राफी के लेक्चर करेंगे, उसमें आपको ये क्लियरली मिल जाएगा आगे आने वाले दिनों में। तो क्लीन गंगा मिशन, ये सिर्फ देखिए, पढ़िए, समझिए कि क्या क्या करते हैं हम अडेप्टेशन के तौर पर, मिटिगेशन के तौर पर, और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के लिए। कोई पूछे कि करोगे क्या, इतना सारा कुछ करते हैं, ये सब उस दिशा में कंट्रीब्यूट कर रहा है। आ गई बात समझ में, ये इसलिए लिखा है इतना डाइवर्स मटेरियल। ओके, नेक्स्ट वन इज नेशनल हेल्थ मिशन पर काम करेंगे, ताकि लोगों को एक सिक्योर हेल्थ सेक्टर को एक्सेस हो सके इक्विटेबल मैनर में। इस तरह का नेशनल हेल्थ मिशन लेकर के आएंगे, ताकि सबकी जद में, सबकी रीच में हेल्थ सर्विसेज पहुंच सकें, हेल्थ सेक्टर उनको सर्व कर सके। इसके लिए नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में ये प्रोग्राम आया। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को इसने सबस्यूम कर लिया, और तब से ये नेशनल हेल्थ मिशन के तौर पर चल रहा है। नेक्स्ट वन इज द इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान। आपको मिलेगा ज्योग्राफी के लेक्चर्स में, आप आगे जाएंगे। हम कोस्टल जोन्स को मैनेज करें, उसका एक इंटीग्रेटेड प्लान आना पड़ेगा। इकोसिस्टम को, इकोलॉजी को, सॉइल हेल्थ को और डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स को, इन सबको इंटीग्रेटेड करके चलना पड़ेगा। बिल्डिंग्स के पैरामीटर्स क्या हों, वो कितनी आगे तक बन सकती हैं, कैसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं उन बिल्डिंग्स में, वेस्ट मैनेजमेंट का क्या प्रोग्राम है वहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा डेवलप हो सकता है, सड़कों की क्वालिटी और सड़कों का दायरा कहाँ तक जा सकता है तटों पर, और तटों की रक्षा कैसे करनी है, उसे सॉइल इरोजन से कैसे बचाया जा सके। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि इंटीग्रेटेड कैरेक्टर का, इन सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें। एक कोस्टल मैनेजमेंट प्लान हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं देश के अंदर, जिसके तहत मैपिंग एंड डिमार्केशन ऑफ कोस्टल हजार्ड लाइन्स की जाएंगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, हमारी प्रतिज्ञाएं हैं। हमने विश्व को बताया कि ऐसे करेंगे, और भारत में चल रही है योजनाएं, विश्व देख रहा है, इसलिए विश्व मानता है कि सही है। ओके, वेरी गुड। मनी रिक्वायर्ड क्या रहेगी टू मीट इंडियाज एंड INDC। कितना पैसा चाहिए भारत को 2015 से 2030 के बीच में, अगर हमारे अपने इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को सच में बदलना है तो एटलीस्ट 2.5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर। और हमारे प्रधानमंत्री जी का 2019 के चुनावों में ये वायदा था कि उनका सपना है कि वो भारत को 2024 के चुनावों तक 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की इकोनॉमी बनता देखना चाहते हैं, जो कि भारत अभी लगभग 3.5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की इकोनॉमी लेवल पर है। और 2015 से 2030 तक हमारी जो कुल ज़रूरतें हैं हमारे INDC के तहत सभी एक्शंस को फुलफिल करने के लिए, वो 2.5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स की है। आप इसकी मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा लगा लीजिए। फिर मैंने इसलिए उनका वो सपना भी बताया कि आपको अंदाज़ा लग जाए कि ये फिगर की वैल्यू क्या है। ओके, सो एटलीस्ट 2.5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर रिक्वायर्ड बिटवीन 2015 to 2020 टू इम्प्लीमेंट ऑल प्लान्ड एक्शंस। इसलिए भारत कहता है कि फंड ट्रांसफ़र करिए, फाइनेंसेस की सपोर्ट करिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करिए, हेल्प करिए, ताकि दुनिया बदल सके। कुछ चीज़ें बताई हैं कि कैसे करता है भारत ये सब सफल, कैसे पैसे जुटाता है। जैसे कि कोल पर सेस लगाना, सेस ऑन कोल, क्या करेंगे उसका, फॉर फंडिंग क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। किसके तहत, थ्रू द नेशनल अडेप्टेशन फंड। तो एक नेशनल अडेप्टेशन फंड बनाया गया है, दैट इज नेशनल अडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज। 2015 के बजट में इसका प्रोविजन आया, द नेशनल अडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज, NAFCC। तो नेशनल अडेप्टेशन फंड में चला जाएगा पैसा, कौन सा, कोल के ऊपर जो सेस लगाया जाएगा, एक तरह का टैक्स ही होता है। और उस पैसे से हम क्या करेंगे, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करेंगे। तो ऐसी चीज़ें करेंगे हम। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या है, टैक्स फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्यों चाहिए, सरकार को बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट लगाने हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने इंफ्रास्ट्रक्चर का ही हिस्सा है। उसके लिए सरकार को पैसा चाहिए, तो सरकार अपने नाम पर सरकारी गारंटी दे करके बॉन्ड इशू करेगी, आप सबको कहेगी। जैसे इंदिरा विकास पत्र होते हैं, किसान विकास पत्र होते हैं, सरकार बॉन्ड इशू करेगी, बोलेगी आओ पैसा लगाओ, इन्वेस्ट करो, ले लो, और टैक्स फ्री है ये। 2 लाख तक की निवेश पर टैक्स नहीं लगेगा, आपको एग्जम्पशन मिलेगी। मतलब आप अपनी आमदनी में इस इन्वेस्टमेंट को दिखाइए तो 2 लाख तक की इनकम आपकी रिड्यूस हो जाएगी टैक्स से।
तो टैक्स फ्री बॉन्ड, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आए और इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिल पाए सरकार को। तो टैक्स फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड फॉर फंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। और उसी के साथ ये चीज़ नेशनल अडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज NAFCC बजट 2015 में इनिशियल पैसा जो इसमें डाला गया था रुपीज़ 100 करोड़ था, 2015-16 में इसकी रकम बढ़ा के 350 करोड़ की, और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू असिस्ट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज दैट आर particularly vulnerable to the adverse effects of climate change in meeting the cost of adaptation। वो स्टेट्स और वो यूनियन टेरिटरीज जो पर्टिकुलरली एडवर्स अफेक्ट से प्रभावित है क्लाइमेट चेंज के, ताकि वो अडेप्टेशन की कॉस्ट मीट कर सकें, इसलिए उनके लिए ये फंड बनाया गया है। नाबार्ड जो हमारा बैंक है, उस बैंक को हमने जिम्मेदारी दी है कि वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेगा, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी नाबार्ड है, इसलिए हमने लिखा है कि नाबार्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NAFCC। ओके, ये फंड उसकी कस्टडी में रहेगा। तो थैंक यू सो मच। हमने ये सारे पक्ष विपक्ष बताए, प्रयास बताए, भारत के कदम बताए, डिबेट आपको समझाई। अब हम इसके अंतिम अध्याय में चले जाएंगे अगले लेक्चर के बाद, जिसमें हम आ जाएंगे बिल्कुल प्रेजेंट पे कि COP28 का फाइनल निष्कर्ष क्या निकला, और ये सारे शब्द, ये सारी बातें वहाँ काम आएंगी, और ये सीरीज़ आपकी कंप्लीट। फिर जो इंडिविजुअल टर्म्स और इंडिविजुअल योजनाएं आई, उन पर इंडिविजुअली छोटे छोटे लेक्चर्स बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।